हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? राम सनही संप्रदाय। क्या लिखवा दिया था राम सनही संप्रदाय में? अच्छा, कौन कौन सी पीठ है? भीलवाड़ा में कौन सी पीठ है? शाहपुरा। जिसकी स्थापना किसने की? रामचरण जी। जिनकी बुक कौन सी है? अनभेवाणी। रेण में, रेण वाली पीठ के संस्थापक? सिंथल वाली के और खेड़ापा वाली के? हरिराम दास जी की बुक कौन सी है, जो कि किससे संबंधित है? ये संप्रदाय कौन सी भक्ति का है? किसकी पूजा की जाती है? कौन से रंग के वस्त्र पहनते हैं? मेला कब लगता है इनका? होली के अगले दिन। कहां पे लगता है? शाहपुरा में। मेले को क्या बोलते हैं? प्रणामी संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा है? पन्ना। कौन सा है? संस्थापक कौन थे? मुख्य ग्रंथ कौन सा है? कुचलम स्वरूप। जयपुर में अपने मंदिर कहां पे है? कौन से भगवान जी को पूजते हैं? गौड़ीय संप्रदाय किसने चलाया था? चैतन्य महाप्रभु ने। कहां से? राजस्थान में मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं? गोविंद देव जी और मदन मोहन जी। गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया? सवाई जय सिंह। और मदन मोहन का मंदिर? गोपाल। निम्बारक संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा है? सलेमाबाद वाले। इसकी मेला कब लगता है? सलेमाबाद में केंद्र किसने बनाया? परशुराम जी। कहां के थे? इसलिए इसका प्रभाव कहां पे ज्यादा है? राधा जी को क्या मानते हैं भगवान कृष्ण की? रामानंदी संप्रदाय के दो केंद्र कौन कौन से हैं? गलताजी और रेवासा। गलताजी वाला पीठ किसने बनाया? कृष्णदास परिहारी। रेवासा वाला? आमेर के राजा और रानी कौन भक्त थे इनके? पृथ्वीराज और बालाबाई। राम की पूजा किस रूप में करते हैं? इसलिए संप्रदाय क्या कहलाता है? और सवाई जय सिंह टाइम कृष्ण भट्ट ने कौन सी बुक लिखी और इसमें किसकी प्रेम कहानी है? गलताजी को क्या क्या कहते हैं? उत्तरी भारत का तोताद्री। कौन से संप्रदाय का केंद्र है? रामानुज। कौन से का? और क्या कहते हैं? मंकी वैली। कौन से ऋषि का आश्रम है? और क्या बना हुआ इसमें? वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भगवान कृष्ण के कौन से रूप की पूजा? मंदिर को क्या बोलते हैं? संगीत कौन सा है? चित्रण कौन सा होता है? कहाँ का फेमस है? सावंत सिंह ने अपना नाम बदल के। टोटल मंदिर कितने हैं? नाथ द्वारा कांकरोली वाले दो बताओ देखे। श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश। कोटा में कौन सा है? कामा में गोकुल चंद्र जी। मदन मोहन जी कहाँ पे है? वागड़ का नरसिंह किसको कहते हैं? कवि दुर्लभ। वागड़ की मीरा गौरीबाई। डूंगरपुर के राजा शिव सिंह ने इनके लिए कौन सा मंदिर बनवाया? और राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबा। इनका मंदिर कहाँ पे है? हरनावा। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। किसकी सहायता की थी? मारवाड़ के राजा अभय सिंह की। मीराबाई की किताबों के नाम बताओ देखे। गीत गोविंद, रुक्मणी, मंगल, सत्यभामा, रूषण और नरसिंह जीरो। नरसिंह जीरो मायरो किसके सहयोग से द्वारिका के कौन से मंदिर में विलीन हो गई थी? रणछोड़ मंदिर। कौन से भगवान जी की मूर्ति में? इतनी बातें पड़ी थी। चलो, किसका? एक स्टूडेंट का बैग नहीं मिल रहा, किसी ने उठा के इधर उधर रख दिया। किसने किसका बैग उठा के इधर उधर रखा है? बताओ भाई। बैग चोर कौन है ऐसे? जिसने भी रख दिया भाई बता दो। लो, तो अपने उसी रामसनई संप्रदाय को आगे कंटिन्यू करते हैं, उसी में लिखते हैं। रामसनई संप्रदाय के शाहपुरा वाली पीठ के संस्थापक कौन है? रामचरण जी। रामचरण जी के बारे में दो चार बातें और लिखते हैं, इसी में हेडिंग डाल लो रामचरण जी। रामचरण जी की मैं दो चार बातें लिख रहा हूं, ये उतार लीजिए। उतारो देखे। रामचरण जी के बारे में दो चार बातें और। रामचरण जी का जन्म कौन से गांव में हुआ? सोडा। सोडा कहां पड़ता है? टोंक। पिताजी का नाम क्या था? भक्तराम। मम्मी का नाम क्या था? देव। गुरु जी का नाम क्या था? कृपाराम जी। कृपाराम जी कहां रहते थे? दांतड़ा। इस दांतड़ा में एक संत और रहते थे, संतदास जी, जिन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? कौन सा चलाया? गुदड़ संप्रदाय चलाया था। उतार लिया। बचपन का नाम तो था रामकिशन
और बाद में जब ये चले वेला बनते ना, किसी गुरु बनाते तो गुरु जी नाम बदल देते। तो कृपाराम जी ने इनका नाम बदल के बाद में क्या रख दिया है ना। तो दो दो नाम होने के रीजन ज्यादातर ये रहते हैं कि पहले जन्म का नाम अलग, और फिर जब वो संत बनता आदमी तो कहता है अब तेरा पिछले जन्म से कोई भी लेना देना। तो योगी आदित्यनाथ का नाम है अजय सिंह, क्या नाम है, पर वो बाद में संत बने, नाम क्या हो गया, योगी आदित्य। तो उनके पिता की डेथ हुई थी बीच में, हाँ पिताजी की डेथ हुई, तो वो गए नहीं। तो किसी ने कहा भाई आपके पिताजी की डेथ भी गए नहीं, तो उनका भाई वो मेरा पिछले, वो एक जन्म के दो पार्ट है, वो जो पहला पार्ट था उसमें उनके साथ मेरा एक रिश्ता है पिताजी का, अब वो वाला कोई भी रिश्ता नहीं है। अब मैं इन सब चीजों से ऊपर उठा हुआ हूं, नाम वाम सब चेंज है अपने। तो बाद में नाम अपना जैसे उन्होंने कर लिया वैसे ये पहले नाम क्या था इनका, रामकिशन। कृपाराम जी से वो संन्यास लेने के बाद में नाम रख लिया क्या अपना, रामचंद्र। जन्म कहां पे हुआ था, सोडा गांव। ये आप इतना ध्यान नहीं देते, बाकी अभी तक वो पॉपुलर नहीं रहता, बाकी हम जब पढ़ा करते सोडा गांव बड़ा पॉपुलर रहता था। यहाँ पर एक सरपंच बने थे, तो युवा लड़की एकदम सरपंच बनी थी छवि, है ना। तो वो यूएसए कह रहे यूएनओ वगैरह में भाषण दे के आए थे तब यूं बड़ा चर्चाओं में रहता था। हाल ही में कौन से गांव में एमबीए की हुई एक लड़की सरपंच बनी है, क्योंकि बड़ा चर्चाओं में रहता। तो कौन सा गांव है, सोडा गांव। और फिर मैं अभी थोड़े दिन पहले 2-3 महीने पहले किस शादी में जयपुर गया हुआ था, तो वहां मेरे से कोई एक मिलने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो आपका स्टूडेंट नहीं हूं, मेरा जो कजन आता है वो आपका स्टूडेंट हूं, तो आप क्या करते हैं, तो मैं सरपंच हूं। कौन से गांव के सरपंच हो, सोडा। तो मैंने सोडा, हाँ सर वही 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 जो आप समझ रहे हो ना वही। तो सोडा गांव में किसका जन्म हुआ था, रामचंद्र। बाणिया परिवार में था, वैश्य परिवार में जन्म हुआ था, लिख लो। इनका जन्म एक वैश्य परिवार, तो बाणिया थे मतलब, लिख लो नीचे। ये बॉर्न इन वैश्य फैमिली, इनका जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था। ये बॉर्न इन वैश्य फैमिली। तो टोंक तो अपने रियासत बाद में बनी थी, पहले ये टोंक वाली रियासत अपने जयपुर के अधीन ही हुआ करती थी। ये इलाका जयपुर के आसपास ही आया करता था ज्यादातर जो इलाका था। तो इन्होंने इंटेलिजेंट बंदे थे, कई दिनों तक इन्होंने अपने जयपुर में मंत्री के रूप में काम किया था। जयपुर में यहाँ मंत्री रहे थे, गलताजी रहे यहाँ पे खूब दिनों तक। जब यहाँ गलताजी रहा करते थे तब बाद में इनका मूर्ति पूजा से मनुचाट हो गया। यहाँ बाबे आपस में लड़ते हुए, गलताजी तो मूर्ति पूजा वाला रामानंदी संप्रदाय के अंदर, यहाँ बाबा वगैरह आपस में लड़ते हैं, तो इनको लगा गया यार ये मूर्तियां पूजने वाले इस प्रकार आपस में लड़ते हो रहते हैं, तो बाद में निर्गुण भक्ति की तरफ चले गए। किसकी तरफ चले गए, तो रामानंदी को छोड़ के जाएंगे तो बाद में किस में जाओगे, अब राम से नहीं। मैंने बताया था कि रामानंद जी के वे चले जो सगुण की तरफ गए, उनका संप्रदाय रामानंदी। वे चले जो निर्गुण की तरफ चले गए, उनका संप्रदाय राम से नहीं। तो पहले सगुण भक्ति करते तब तो रामानंदी संप्रदाय गलताजी में रहते, निर्गुण की तरफ गए तो बाद में कौन से संप्रदाय में चले गए, राम से। और बाद में शाहपुरा में एक राजा हुआ करते रण सिंह, क्या नाम था, उन्होंने इनको अपने पास बुला लिया। कई दिन इधर उधर घूमे, लोगों ने तंग किया, इन्होंने कहा मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, लोगों ने जूते पड़ेंगे, फालतू की बात नहीं। तो बात लगा कि यार फालतू में तंग किया जा रहा है, तो किसी ने कुछ किया तो नहीं, पर इस प्रकार की धमकियां दे देते लोग, धमकियां दे देते। तो बाद में शाहपुरा के राजा ने कहा मेरे पास आ जाओ, और शाहपुरा के राजा का नाम था रण सिंह, क्या नाम था। और बाद में उसने इनके लिए वहां शाहपुरा में एक तो बनवा दिया मठ, बाबे रहते हैं वहां पे मठ बने होते हैं, और एक बनवा दी इनके लिए छतरी। क्या क्या बनवा दिए, मठ और छतरी, लिख लो। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने, शाहपुरा किंग रण सिंह, शाहपुरा के राजा रण सिंह ने, शाहपुरा किंग रण सिंह ने इनके लिए मठ तथा छतरी का निर्माण करवाया था। मठ तथा छतरी का निर्माण करवाया था। बिल्ट मोनेस्ट्री एंड सेनेट फॉर हिम। बिल्ट मोनेस्ट्री एंड सेनेट फॉर हिम, इनके लिए मठ तथा छतरी का निर्माण करवाया था। तो बाद में शाहपुरा जाकर रहने लगे, तो शाहपुरा इनकी क्या बन गई, मुख्य पीठ। ठीक है, ये दोनों आपके शाहपुरा वाले रेण में कौन थे, दरियाव जी, ये दोनों इन कृपाराम जी के चले थे। कृपाराम जी वाले दांतड़ा वाले जो कृपाराम जी थे वो भी राम से नहीं संप्रदाय के, दांतड़ा वाले भी, पर वो अलग से संप्रदाय में नहीं गए, पुराने संत इसलिए उनको संतों के नाम से जानते हैं। तो संत दास जी, कृपाराम जी सब दांतड़ा वाली ब्रांच से आते थे। उसी ब्रांच में कौन चले गए बाद में आपके, क्या नाम इनका, रामचरण। एक संत और वे इस राम से नहीं संप्रदाय में, जमल दास जी। कौन वे, इसी में हेडिंग डालो जमल दास जी, नीचे लिखो जमल दास जी। जयमल दास जी, क्या नाम बताओ, देखिए ये भी देखो, ये नाम तो आना चाहिए वास्तव में जयमल दास, क्या नाम आना चाहिए, पर अपने राजस्थानी में ये खा जाते थे, इसको फिर ऊपर से मात्रा लगा देते इसकी, तो है ना, इसलिए जयपुर है नहीं कि जयपुर। जयपुर नहीं, क्या है, मतलब सवाई जयसिंह आप नाम देखोगे तो यही है ही नहीं लगाते आपने, या तो ये लिखते जयसी या लिखते बाद में जय सिंह। जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, बोलने और लिखने में कोई अंतर नहीं। अपने बोला भी नहीं जाता, नॉर्मली अपने जयपुर वैसे बोलते, अपने कहते ही हैं जयपुर। अपने किसी का नाम जयमल बोलते हैं, अपने जल्दी में बोलेंगे तो जयमल ही बोलते हैं अपने, तो जयमल बोलते तो जयमल लिखो। आप किसी का नाम जय सिंह पूरा नहीं बोलते, जय सिंह, अपने ये बोलते जैसी तो जैसी है, तो बाद जैसी लिखो, जैसी है वैसी लिखो।
या किसी के नाम सिंह गह लगा के बोलते हैं जय सिंह, तो जय सिंह है तो जय सिंह लिख दिया जाता है, इसी रूप में। तो ये जो जयमल दास जी थे ना, इनके चले हुए हरिराम दास जी। कौन वे इनके चले? हरिराम दास जी ने कौन से संप्रदाय और कौन सी पीठ बना दी आपके? सिंथल। हरिराम दास जी के चले हुए रामदास जी, तो रामदास जी ने कौन सी पीठ बना दी बाद में? खेड़ापा। मतलब सिंथल और खेड़ापा दोनों के यदि कोई गुरु जी हैं तो वो कौन है? पहले गुरु हो गए इन दोनों के। पहले को बोलते हैं आदि, क्या बोलते हैं? गुरु को बोलते हैं आचार्य। तो ये दो पीठों के आदि आचार्य हैं। कौन कौन से दो पीठों के? सिंथल और, लिख लो, यह सिंथल तथा खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य थे। He was आदि आचार्य ऑफ सिंथल एंड खेड़ापा ब्रांच। यह सिंथल व खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य थे। He was आदि आचार्य ऑफ सिंथल एंड खेड़ापा ब्रांच। तो दोनों ब्रांच किसी साधु से निकली। दो साधु कौन है? जयमल दास जी। चलो आगे अगला संप्रदाय लिखो, नाथ संप्रदाय। नाथ सेक्ट, नाथ संप्रदाय, नाथ सेक्ट। दो ब्रांच हैं। एक को तो कहते हैं विरागपंथी। सुनना पहले, मैं बाद में समझा दूंगा। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं मानपंथी। क्या बोलते हैं? कौन कौन से दो बताओ देंगे? जो वैराग्य धारण कर ले, घर बाहर छोड़ के निकल जाए, वो तो कौन से हो गए? इनका जो मुख्य केंद्र है वो नागौर के पास में एक जगह पड़ती है, सॉरी पुष्कर के पास में, नागौर जिले में एक जगह पड़ती है राताडूंगा। कौन सी जगह? मानपंथी से थोड़ा थोड़ा यदि आप अंदाजा लगाओ तो मान सिंह के टाइम में जो नाथ संप्रदाय चालू हुआ है ना, जोधपुर के राजा मान सिंह को देवनाथ ने राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, इसलिए उन्होंने महामंदिर बनवाया था। तो इनका यदि कोई मुख्य केंद्र है तो कौन सा हो गया आपका? महामंदिर। और महामंदिर कहां पर है? तो नाथ संप्रदाय के अपने दो केंद्र कौन कौन से हो गए बताओ देंगे? ये तो विरागपंथी, दूसरा कौन सा? नाथ। दो ब्रांच है, विरागपंथियों का मुख्य केंद्र राताडूंगा, नाथ मानपंथियों का मुख्य केंद्र उतार लो। इतनी बात है इसमें। कौन कौन से दो बताओ देखिए? विरागपंथी और मानपंथी। विरागपंथी का मुख्य केंद्र कौन सा है? राताडूंगा। और मानपंथी का मुख्य केंद्र कौन सा है? महा। एक दो बात मैं बताता हूं। जैसलमेर में एक राजा वे देवराज। कौन राजा वे? देवराज भाटी नाम करके राजा। आपने पढ़ते देखो कि सिलूक, मंडोर के प्रतिहार राजा सिलूक ने वल के देवराज भट्टी से उसका छत्र छीन लिया था। पढ़ते हैं? वल का मतलब मैं कहता हूं जैसलमेर। इन देवराज भट्टी को यदि किसी ने राज तिलक किया था तो वो जो एक नाथ बाबा थे जिनका नाम था रतन नाथ। क्या नाम था? तो इनका राज तिलक रतन नाथ ने, इनको राजा बनने का आशीर्वाद देने वाला बंदा कोई था तो कौन था? तो बाद जैसलमेर का जो राज परिवार था वो नाथ संप्रदाय को खूब ही मानता था। इवन जैसलमेर में जब भी कोई राजा बनता तो बाद में नाथ संप्रदाय की ड्रेस पहनता, और नाथ संप्रदाय की ड्रेस पहन के जो गेरवा से कपड़े होते हैं उनके वो पहन कर बाद में राज तिलक करवाता। क्योंकि देवराज भाटी का राज तिलक करने वाला बंदा कौन था? नीचे एक लाइन लिख लो अपने। योगी रतन नाथ ने, योगी रतन नाथ, योगी रतन नाथ ने, योगी रतन नाथ, रतन नाथ ने जैसलमेर के राजा देवराज भाटी का राज तिलक किया था। कोरोनेटेड जैसलमेर किंग देवराज भाटी। जैसलमेर के राजा देवराज भाटी का राज तिलक किया था। कोरोनेटेड जैसलमेर किंग देवराज भाटी। जैसलमेर के राजा देवराज भाटी का राज तिलक किया था। ठीक है। और फिर अपने मारवाड़ में नाथ संप्रदाय का खूब ही प्रभाव था। देख लो, रामदेव जी के गुरु जी का नाम क्या था? बालीनाथ। क्या नाम था? हडभु जी के गुरु जी का नाम बालीनाथ। क्या नाम? गोगादेव जी के गुरु जी का नाम जलंधर नाथ। पढ़ाया था? तलीनाथ जी, तलीनाथ जिनको हम गोगादेव जी कहते हैं, उनके गुरु जी का नाम क्या था? जलंधर नाथ। मारवाड़ के एक राजा थे जो खुद ही बाद में उधर नाम ही उनके नाथ से लग रहा, आपके मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी वो बात नाथ संप्रदाय के अंदर उसी प्रकार के थे। और आपके और किसका एक का और पड़ा था कोई, ये जरड़ा जी। जरड़ा जी का नाम बाद में क्या? रूपनाथ। क्या? तो इस मारवाड़ में नाथ संप्रदाय का प्रभाव खूब ही था। एक और संप्रदाय लिखो, पशुपत संप्रदाय। पशुपत सेक्ट।
संप्रदाय पंथ एक ही बात है, पाशुपत संप्रदाय। ये शिव जी को मानने वाले है ना। बाकी देखो अभी तक हमने शिव जी, नाथ शिव जी को मानने वाले होते हैं, ये पशुपति भी होते हैं, ये शिव जी को मानने वाले होते हैं। तो लिख लो बोले, ये एक शैव संप्रदाय है, इट इज शैव सेक्ट। ये एक शैव संप्रदाय, इट इज शैव सेक्ट। दो मंदिर इनके मुख्य मंदिर है, दोनों अपने पढ़े में। एक तो एकलिंग जी वाला मंदिर कहां पे है, नागदा। एकलिंग मंदिर तो कहां पे आपका, एक ही अपने रेवासा वाला हर्ष, हर्ष वाला मंदिर पढ़ते हैं, तो हर्षनाथ मंदिर। जीण माता के भाई वाला, तो ये भी शिव जी का मंदिर है बेसिकली। उन हर्ष को बाद में शिव जी का अवतारण वैसे मानते हैं अपने। हर्षनाथ मंदिर रेवासा और एकलिंग मंदिर नागदा। हर्ष, हर्ष का मतलब ही भगवान शिव होता है, हर्ष भगवान शिव का पर्यायवाची। तो आप और याद करो, देखो कि अल्लट की हूण रानी हरिया देवी ने हर्षपुर नाम का गांव बसाया था, और मैं कहता हूं कि हूण शिव जी को मानते थे। हर हर महादेव का नारा भारत में कौन लेके आए थे, हूण लेके आए थे। ठीक है, उतार लिया। कौन कौन से दो मंदिर हो गए अपने, एकलिंग मंदिर नागदा, हर्षनाथ मंदिर। दो और लिख लो, एक लिखो कुंडा संप्रदाय। कुंडा संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, खाली लिख लो संस्थापक मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का एक संप्रदाय चला भाई, फाउंडर मल्लीनाथ जी। या प्रवर्तक लिखो, ज्यादा अच्छा शब्दों का, प्रवर्तक। इंग्लिश में तो फाउंडर लिख लो बोले, हिंदी में ज्यादा अच्छा शब्दों का प्रवर्तक, शुरू करने वाला। कुंडा पंथ, मल्लीनाथ जी। ये सवाल पूछा हुआ एक बार कि मल्लीनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय शुरू किया था, तो कौन सा किया था। एक संप्रदाय और लिखो, उंद्रिया संप्रदाय। उंदरों को मानते हैं, उंदरे जानते हो क्या होता है, तो ठीक है। काव्य नहीं, काव्य केवल माता जी वाले हैं। हाँ, ये उंदरे हैं। ये भीलों का एक संप्रदाय, जयसमंद झील है, जयसमंद झील के आसपास के जो भील रहते हैं वो जिस संप्रदाय को मानते हो, संप्रदाय कौन सा है, उंदरिया। उनके अलग प्रकार रीति रिवाज टाइप है, लिख लो, एक लाइन लिख लो। यह संप्रदाय भील जनजाति में प्रचलित है, जयसमंद झील के आसपास भीलों में प्रचलित है, ये लिख लो। यह संप्रदाय जयसमंद झील के आसपास भीलों में प्रचलित है। दिस सेक्ट इज पॉपुलर इन भील ट्राइब सराउंडिंग एरिया ऑफ लेक जयसमंद। यह जयसमंद झील के आसपास भीलों में प्रचलित संप्रदाय या भीलों में प्रचलित है। दिस सेक्ट इज पॉपुलर इन भील ट्राइब सराउंडिंग एरिया ऑफ लेक जयसमंद। ठीक है, अब एक नए पेज, एकदम नया पेज खोलो, उस पर लिखो, एक हेडिंग डालो, लिखो लोक देवताओं तथा लोक संतों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक डेटीज एंड फोक सेंट्स। लोक देवताओं तथा लोक संतों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक डेटीज एंड फोक सेंट्स। लोक देवताओं तथा लोक संतों का योगदान। लोक देवताओं तथा लोक संतों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक डेटीज एंड फोक सेंट्स। नेक्स्ट पेज निकालो, खाली छोड़ो एक बार, अगला पेज निकालो, पूरा खाली छोड़ दो, अगला लिखो। राजस्थान के त्योहारों तथा मेलों का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के त्योहारों तथा मेलों का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। त्योहारों तथा मेलों का महत्व है। त्योहारों तथा मेलों का महत्व, ये दोनों घर पे लिखना आज, है ना, कल की छुट्टी है, आराम से लिखना है। किसने कहा, हाँ किसने कहा, हाँ कल मैसेज है, जा सिमरन, मजे करो जा। क्या लिखा है राज, अब आपको लग रहा है आप पहले कहते तो हम आज की खुद ही मना लेते। ये चाल थी, है ना, ये ट्रिक थी। चलो
कब आया था ऐसा मैसेज? कल, परसों? परसों तो एक ही मैसेज था भाई, छुट्टी है। दो थे? अच्छा, बात तो कोई नहीं। अभी एक क्लास हो रहे ना आपके, तो मैं नवीन जी से और पूछ लूंगा, है ना, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बाकी मेरे समझ में तो छुट्टी होनी चाहिए। हाँ हाँ, कल वाली क्लास संडे को लगेगी? नहीं, ऐसे कोई नहीं लगेगी। हाँ हाँ हाँ, सिमरन चली गई, अब नहीं आएगी? क्या सर, सिमरन चली गई, अब नहीं आनी वापस है? ये सही है। तो राजस्थान के लोग क्या लिखा है? त्योहारों में मेलों का सुनो, देखो मेरी बात, ये इस यहां मत लिखना, इस फेयर कॉपी मत लिखना, रफ में लिखना, है ना। आप रफ में लिखना। मैं अगली मतलब कल भी क्लास हुई तो कल, या परसों भी तो परसों, जब भी क्लास होगी मैं आते सबसे पहले ये लिखवाऊंगा। मैं सारे पॉइंट लिखवा दूंगा जितने मेरे को आते हैं, 8 पॉइंट 10 पॉइंट जो मेरे को याद है मैं लिखवा दूंगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे वाले पॉइंट्स के एक्स्ट्रा आपने यदि कोई लिखा है और अच्छा पॉइंट हुआ तो अपने लिख लेंगे, नहीं यार मेरे वाले सेम है, तब एक ही बात। और इस बहाने कम से कम आपका थोड़ा दिमाग तो चलेगा, थोड़ा लिखने का प्रयास करोगे। बातें वो की वो जो हमने अब तक पढ़ी, उन बातों के आधार पर सोचना कि क्या क्या लिख सकते हैं। कोशिश करना कि अपने दिमाग से लिखें, ये नहीं कि कोई पुराने बेच का रजिस्टर उठाओ और मेरे लिखाए हुए वापस लिख के ले आओ। मैं क्या स्टूडेंट को देता हूं, फिर स्टूडेंट दूसरे दिन मेरा वाला लिख के ले आता है। फिर होता है क्या कि हर बैच में लिखवा देता है, मेरे से कोई एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। क्या 10-12 पॉइंट होते हैं, तो किसी क्लास में बैठे बैठे 11 याद आ गए, किसी में कोई 12 याद आ गए, तो मैंने एक 12वां लिखवा दिया उसमें। अब मैं जैसे 11 लिखा देता हूं, उसके बाद स्टूडेंट खड़ा होकर है। जहां तक मुझे लगता है एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट आपने छोड़ दिया। अरे मुझे नहीं लगता, मुझे लगा था पिछले बैच में, इस बैच में नहीं लगा। याद दिला तो मैं बता दूंगा अभी। तो आप घर पे जाकर रथ में ट्राई करना, अच्छे पॉइंट से यदि अपने सामने आएंगे तो अपने लिखेंगे। इस बहाने जिसके भी अच्छे पॉइंट होंगे वो अपने इंक्लूड भी हो जाएंगे और अपनी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट हेडिंग डालो, राजस्थान के लोकगीत। तो आप इसमें मत लिखना प्लीज, रथ में लिखना जो भी लिखो ना। अगला लिखो राजस्थान के लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान। हाँ, एक पेज पूरा, कंजूस। राजस्थान के लोकगीत तुम यूं घर वालों को कह के आए थे क्या? हम आपके 150 रुपए बचा देंगे, 3 रजिस्टर कम लगाएंगे। कितने शब्दों में आता है आंसर अपने? 100 शब्द। तू कितने में? 2 पेज में लिखती है, 1 पेज में लिखो राजस्थान के लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान। अच्छा देखो, मैंने एक टर्म लिखवाई, लोकगीत। क्या लिखवाई? क्या होते हैं लोकगीत? हाँ, जो लोगों द्वारा गाए जाए। बाकी वाले भैंस गाती है, बाकी वाले भी लोग ही गाते हैं, मतलब कौन गाता है? हाँ, जो राजस्थानी में गाए जाए तो मतलब, जो राजस्थानी तो मतलब पंजाबी में यदि कोई गीत गाया जाए उसको तुम लोकगीत नहीं कहोगे? हाँ, एक एक आदमी बताओ रे। हाँ, कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट कर दे। अरे ये तो क्या रे, चर 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 मूर्खों की तरह अपनी भाषा में अपनी भावनाओं को गीत के माध्यम से प्रकट कर दे, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये तो सब में ही होता है ना, कि छोटे छोटे पैक मार। आदमी अपनी भाषा में अपनी भावनाओं को क्या कर रहा है, तो क्या लोकगीत कहा जाए उसको? हाँ, रीजनल, सारे रीजनल ही होते हैं। संस्कृत में कौन से गीत गाते हो? हाँ, जिससे, अरे तो मैं कहता हूं छोटे छोटे पैक मार, ये भी कल्चर है कि जिनसे सर कल्चर का पता चले, तो वो उनकी कल्चर भाई, आपकी नहीं होगी। आप मोटे मोटे पैक लेते होंगे जो तोड़ तोड़ लेते हैं उनकी कल्चर वो है। हाँ, त्योहारों और उत्सव, सैटरडे रात मुझे नींद नहीं आती, तो है ना, तो सैटरडे अपने आप में त्योहार है लोगों का एक, तो फिर उस पर गीत गाया जाए तो लोकगीत है। देवी देवताओं के, सारे देवी देवताओं, कोई किसी देवी देवता का दे, हाँ, जिनको विशेष मान्यता प्राप्त हो। हाँ, खड़े होगे खड़े होगे। अरे इधर चुपा, किसमें यार? सारे क्षेत्र विशेष की होता है। ईरान का गीत, ईरान क्षेत्र विशेष में। भाई पूरे विश्व में कौन सा गीत गाया जाता है? कोई गीत है जो पूरे विश्व में एक साथ गाया जाए? सारे क्षेत्र विशेष के। अब क्षेत्र क्या है ये आप पे डिपेंड करता है, आपका क्षेत्र क्या है। कई वर्षों से जो गीत गाया जाए, हाँ हाँ एग्जैक्टली, बैठो। लोक का मतलब है जनता। लोक का मतलब क्या है? जनता ने कहीं भी कुछ भी कैसे भी गा दिया, वो लोकगीत है। जिसके लिए आपको ताल, लय, छंद, वाद्य यंत्रों की आवश्यकता, जब ये चीज जुड़े तब तो है संगीत, तब तो क्या हो जाता है। पर जब ये चीज ना जुड़े, कि भाई किसान अपने खेत में हल जोत रहा है और खेत में हल जोतते समय उसको लगता है कि यार इस बार भगवान इंद्र बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे, इस बार मेरे फसल होगी कि नहीं होगी, और वो तेजाजी महाराज को याद कर लेता है।
लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो लाग्यो सावण भादवो। अपनी बेसुरी राग में गाता है वो। भाई उसको कौन सी राग आती है, उसने कौन सी रिहर्सल की है ना, पर उसको आता है। उसे लगता है कि यार नहीं, उसकी फीलिंग है, उसकी तेजाजी के प्रति फीलिंग है कि नहीं भाई तेजाजी महाराज मेरे बरसात करवा देंगे। उस समय जो भी गीत गाया जाए वो अपने आप में क्या है, जिसके लिए किसी स्वर की, किसी सुर की, किसी ताल की, किसी वाद्य यंत्र की, लय की, छंद की कोई आवश्यकता। आपके मन में दुख के भाव आए, आपने दुख प्रकट कर लिया, आपने दुख के टाइम में माता जी को नहीं याद किया और आपने कहा कि नहीं माता जी तू आके बेड़ा पार लगाएगी वरना मेरी जिंदगी में दुख ही दुख आ रखे हैं, वो आपका लोकगीत। आपने तेजाजी महाराज को याद कर लिया, वो आपका लोकगीत। मतलब इवन अपने तो वैसे कहते हैं कि सासू बहू में लड़ाई हुई और बहू वापस सासू को गालियां निकाल रही है, ये भी अपने तो लोकगीतों के माध्यम से। सासू लड़ मत न्यारी कर दे, मारे बाप को दियोड़ो मारे सागे कर दे। वो रसोई में खड़ी खड़ी बड़बड़ा रही है, ये भी क्या है, ये थोड़ी कहती होगी हारमोनियम लाइए, सासू माँ को गालियां निकालूंगी अभी, नहीं कहती ना। नॉर्मल जो भी वो गीत गाए जा रहे हैं उसके द्वारा वो अपने आप में क्या कहलाते हैं, लोग। आई बात समझे, लोकगीत मानव मन के सुख दुख की सहज अभिव्यक्ति है। कैसी अभिव्यक्ति है, सिंपल एक्सप्रेशन। आप अपने में से कोई खड़ा होकर गा दे और उसके लिए किसी स्वर लय ताल की आवश्यकता ना पड़े, अपने सब वो गीत गा रहे हो, कौन से हैं, तो सारे जिनमें इस प्रकार की आवश्यकता ना हो, बाहर वाले ताम झाम ना लगाए जाए, स्वर वगैरह का ना हो, सारे गामा पादा नीचे का ध्यान ना रखा जाए, वो अपने आप में क्या है, बेबी डॉल में सोने दी, बलूचिस्तान का लोकगीत है। इसके शब्द चेंज किए केवल, ये बलूचिस्तान का लोकगीत है। अनु मलिक ने तो अपनी पूरी जिंदगी लोकगीत गा गा के बिता दिया। ये तो अब आ गया, आपके नेट आ गया, इंटरनेट आ गया, तो इनका पता चलने लगा कि कौन सा लोकगीत गा गए, वरना इन्होंने तो पूरी जिंदगी यही किया। फोक सॉन्ग ऑफ ईरान, इनको पता चला कि ईरान में इस प्रकार लोकगीत है, वहां की धुन चुराई और धुन चुरा के शब्द अपने डाले उसमें। मोहनजोदड़ो मूवी का जो टाइटल ट्रैक चलता है वो ईरान का लोकगीत है। उन्होंने वो शब्द, वो स्वर वगैरह वही रखे, शब्द थोड़े अपने घुसा दिए, वो हो गया अपने आप। ससुराल गेंदा फूल छत्तीसगढ़ का लोकगीत। हम दिल दे चुके सनम वाला निम्बुड़ा 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 2000 साल से गा रहे हैं हम, आज का थोड़ी है, राजस्थान का लोकगीत है। मूवी में आया, उसमें वो स्वर वगैरह जुड़ गए, बाकी लोगों ने सुनना शुरू कर दिया, बाकी हमारे तो पहले से गा रहे थे। मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात ना, हमारा लोकगीत फिल्मों में आ गया, तब लोगों ने सुन लिया, वरना हम तो पहले से गा रहे थे उसको। तो जिनके लिए किसी की भी बाहरी तामझाम की आवश्यकता ना हो, लोक का मतलब जनता है भाई। गांधी जी ने कहा था कि लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत जनता की, हमारी लोक संस्कृति के पहरेदार है। लोकगीत हमारी लोक संस्कृति के, कि उनके माध्यम से हमारी संस्कृति पता चलती है। पुराने पुराने क्या पता कितने वर्षों पुराने गीत है, पर उन गीतों को सुन के हमें पता चलता है कि यार ये गीत हमारे उस टाइम हार पे गाया जाता है, इसका मीनिंग ये, राई सी बोजाई दे कान कंवर सो बीरो दे। इस लोकगीत को कोई सुनेगा वो मानेगा इस बात को कि महिलाओं ने कहा कि हमारी भाभी पार्वती जैसी होनी चाहिए, हमारा भाई कृष्ण जैसा होना चाहिए। तो ये कल्चर ही तो पता चल रही है आप, कि उसके माध्यम से आप कल्चर का तो मानव मन की सहज सुख दुख की अभिव्यक्तियां जो होती है उनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। गांधी जी ने क्या कहा था, लोकगीत किसकी भाषा है, जनता की भाषा है। लोक संस्कृति की क्या है ये, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ये हमारी कला को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का एक संदेश है। ये सुखद संदेश है जो हमारी कला को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाता है। मानव के संदेश को आगे बढ़ाने वाली यदि कोई चीज है तो वो चीज कौन सी है, लोग। कि बाकी वाले जो गीत बनते हैं अपनी पीढ़ी के साथ ही खत्म हो जाते हैं, पर जनता के गीत है उनके लिए आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। कि तेजाजी महाराज वाला गीत था तो किसी ने कैसेट निकाली थोड़ी थी उसकी, ये थोड़ी उसकी कैसेट बना बना के निकालेगा। अब आए कैसेट तो आपके, इससे पहले तो अपने आप गा रहे थे, पिता को आता उसे बेटा सीखा, बेटे से आता उसे अगला पीढ़ी सीखी, उसे अगली पीढ़ी सीखी। इनके लिए किसी भी प्रचार प्रसार की भी आवश्यकता, ये मनुष्य मन की अभिव्यक्तियां हैं। उसने अभिव्यक्तियां अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से की, कोई अपने आप में गीत बन गए, उनमें कुछ पॉपुलर हो गए, कुछ दबके रह गए होंगे, बोले बड़ी बात है। लिखो लिखो, लोकगीत मानव मन के सुख दुख की सहज अभिव्यक्ति है। लोकगीत मानव मन के सुख दुख की सहज अभिव्यक्ति है। मानव मन के सुख दुख की सहज अभिव्यक्ति। फोक सॉन्ग्स आर सिंपल एक्सप्रेशंस ऑफ गुड एंड बैड फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन। मानव मन के सुख दुख की सहज अभिव्यक्ति है, अच्छी बुरी अभिव्यक्ति। फोक सॉन्ग्स आर सिंपल एक्सप्रेशंस ऑफ गुड और बैड फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन। मानव मन के सुख दुख की सहज अभिव्यक्ति है। लाइन चेंज कर लिखो, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, लोकगीत मानव संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। लोकगीत मानव संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। फोक सॉन्ग इज ए आर्ट which carries healthy message of human culture.
हेल्दी मैसेज ऑफ ह्यूमन कल्चर, मानव संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। विच कैरीज, क्या कैरी करता हो? हेल्दी मैसेज ऑफ ह्यूमन कल्चर, मानव संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। अगला लिखो। महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, लोकगीत जनता की भाषा है। फोक सॉन्ग इज पीपल्स लैंग्वेज। लोकगीत जनता की भाषा है, फोक सॉन्ग इज पीपल्स लैंग्वेज। तथा लोक संस्कृति के पहरेदार हैं, एंड वॉचमैन ऑफ फोक कल्चर, तथा लोक संस्कृति के पहरेदार हैं एंड वॉचमैन ऑफ फोक कल्चर। तो दिमाग में रहेगी बातें आपके। अब अपने राजस्थान, ये तो लोकगीत की सामान्य परिभाषा, कहीं का भी लोकगीत होगा उसमें ये विशेषताएं होगी। अब वो पंजाब का हो सकता है, वो छत्तीसगढ़ का हो सकता है। अपने कहते हैं सर वो विशेष बोली में होता है, तो दुनिया के सारे गीत है वो विशेष बोली में, हर बोली अपने आप में विशेष है। पर ये कुछ सिंपल चीजें होगी कि भाई एक विशेष बोली में होंगे, वो तो सब में ही है, पर उनके अंदर किसी बाहरी तामझाम की आवश्यकता नहीं, स्वर सुर लय ताल की कोई भी आवश्यकता नहीं। मनुष्य के मन में जो जिस समय जो बात आई, उसने अपने जिस किसी स्वर में उसको प्रकट कर दिया, वो अपने आप में क्या बन गया, उसका लोकगीत बन गया। अपने राजस्थान के लोकगीत पढ़ते हैं, तो अपने राजस्थान के लोकगीतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? लिखो। राजस्थान के लोकगीतों को, फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोकगीतों को, फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोकगीतों को, फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान 3 भागों में बांटा जा सकता है। कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। 3 भागों में बांटा जा सकता है, कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। मैं लिख रहा हूं 3 कौन से। 1 नंबर लगा के लिखो, जन सामान्य के लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ कॉमन मैन। फोक सॉन्ग्स ऑफ कॉमन मैन, जन सामान्य के लोकगीत। दूसरा लिखो व्यावसायिक लोकगीत, प्रोफेशनल फोक सॉन्ग्स, व्यावसायिक लोकगीत, प्रोफेशनल फोक सॉन्ग्स। तीसरा लिखो रीजनल, क्षेत्रीय, क्षेत्र विशेष के। सबसे पहला कौन सा आपका? जन सामान्य के लोकगीत। दूसरा कौन सा है? व्यावसायिक लोकगीत। तीसरा कौन सा है? क्षेत्रीय लोकगीत। रीजनल, एक तो कॉमन मैन वाले, एक प्रोफेशनल हो गए वो थोड़े से, और एक तीसरे कौन से हो गए? रीजन। एक ही का पोस्टमार्टम करें। पहला लिखो जन सामान्य के लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ कॉमन मैन, जन सामान्य के लोकगीत। नीचे एक लाइन लिखो, इन लोकगीतों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। दीज फोक सॉन्ग्स कैन बी डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। इन लोकगीतों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। दीज फोक सॉन्ग्स कैन बी डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। इन लोकगीतों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। दीज फोक सॉन्ग्स कैन बी डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों के अंदर बांटा जा सकता है। सुनो देखो, पहले मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूं, बाद में अपन लिखेंगे एक एक। लिखना मत आप कुछ भी, एक एक लिखेंगे, फिर मैं एग्जांपल बताऊंगा साथ में, थोड़ा समझा दूं आप। पहले जैसे संस्कार संबंधित लोकगीत, कौन से लोकगीत आपके? संस्कार। एक त्योहार से रिलेटेड, त्योहार से रिलेटेड। एक आपके ऋतु से, सीजन, सीजन से रिलेटेड। एक आपके रिलीजियस, और फिर जो बच गए वो सारे। मैं थोड़ा सा यूं समझा देता हूं। संस्कार संबंधित लोग, शादी ब्याह, शादी ब्याह अपने आप में संस्कार है। बच्चा पैदा हुआ उस समय गीत गाया जाए, वो संस्कार का लोकगीत हो गया। उसके बाल कटे जा रहे हैं उस समय कोई गीत गाया गया, वो संस्कार से संबंधित हो गया। उसकी शादी हो रही है, सगाई हो रही है, उस समय जो गाए गए वो संस्कार से संबंधित हो गए। तो जो भी अपने नॉर्मल रीति रिवाज होते हैं उनसे संबंधित होते हैं वो कौन से हो गए? होली दिवाली रक्षाबंधन के कोई गीत गाओ तो, सर्दियों के गीत अलग, गर्मियों के गीत अलग, बरसात के गीत अलग, ये जो गाए जाए ये कौन से हो गए आप? है ना, सियाड़ो चौमासो, इस प्रकार के कोई गीत गाए जाए। धार्मिक, तेजा जी के गीत गा लो आप, है ना, माता जी की चिरजा गा लो, अब लंगूरिया गा लो, लंगूरिया में, ये कौन से हो गए? दूसरे कोई बन गए कि आप बाल बना रहे हो, कंगा नहीं मिल रहा है, हमारा उस पर भी गीत है, हमारे छेल भंवर रो कांगसियो पिणियारियां ले गई रे, है। महिलाएं वो डांस करती है तब वो यहां बांधती है लूम, हमारे 1.25 लाख रही लूम गम गई इंडूणी,
वो एक अलग ही प्रकार। इंडो नहीं, मटका जब लेके आते हैं, इंडी इंडी अगेन इंडी तेरे थे वो इंडी है, तो उसपे जो गीत गाया जाए वो विविध है। इस प्रकार के कोई भी जो गीत गा लिए तो समझ में आएगी। रीति रिवाज वाले गीत तो कौन से हो गए? संस्कार, होली दिवाली वाले, सर्दी गर्मी के, देवताओं वाले, बाकी बच गए वो। एक एक लिख ले, थोड़े एग्जाम्पल लिखेंगे इनका, लिखो ABCD लगा के लिखना। संस्कार संबंधित लोकगीत, संस्कार संबंधित लोकगीत, संस्कार संबंधित लोकगीत, फोक सॉन्ग्स रिलेटेड टू रिचुअल्स, संस्कार संबंधित लोकगीत, फोक सॉन्ग्स रिलेटेड टू रिचुअल्स। मैं इसे थोड़े एग्जांपल लिखता हूं, है ना। लिखो अपने तो, लिखो बन्ना बन्नी। अरे बन्ना बन्नी गीत नहीं गाते तो फिर बन्नड़ा बन्नड़ी गाते तो है, शादी में जो गीत गाते हैं। लिखो बधावा, मैं बता दूंगा अभी क्या होते हैं, एक बार आप लिखोगे बोले एग्जांपल उतर। बधावा, जल्ला, बताया मेरा जल्ला तो नहीं बताया था, चलो आज बता देंगे, कोई नहीं। बन्ना बन्नी, बधावा, जल्ला, सगाई, चाक बहात, बहात आता है, मामा जी मायरा लेके आते हैं उसमें। कंकन डोरा, कंकन डोरा समझते हो? हाथों के जो बांधते हैं, 4-5 ऐसे जो भी एग्जांपल लिख लो ताकि याद रहेगा। घोड़ी पे बैठते हैं उस समय क्या है, लिख लो घुड़सड़ी। बिन घोड़ी पे बैठता तभी गीत गा लेते हैं अपने। अब कोई पूछ ले आपसे कि राजस्थान में विवाह के समय गाए जाने वाले 4 गीत बताइए, तो बता सकते हो? तो ये संस्कार वाले हो गए सर। टाबर होता है गीत गाते, लिख लो जच्चा, जच्चा बच्चा बोलते हैं तो उस समय गाया जाए जच्चा। याद रहेंगे। अब दूसरा लिखो, इसके बाद लिखो बी, लिखो त्यौहार संबंधित लोकगीत, फोक सॉन्ग्स रिलेटेड टू फेस्टिवल्स, फोक सॉन्ग्स रिलेटेड टू, जैसे होली पे गाते हैं, ये रसिया इधर भरतपुर साइड में, इधर शेखावाटी साइड में गाते हैं धमाल, तो दोनों गीत कब के हैं? होली के। दीपावली पे गाते हैं हीड। उतार लो 2-3 एग्जांपल। रसिया धमाल ये होली पे गाए जाने वाले, हीड दीपावली पे गाया जाता। आगे कौन सा आपका? ऋतु, लिखो ऋतु संबंधित लोकगीत, फोक सॉन्ग्स रिलेटेड टू सीजन, ऋतु संबंधित लोकगीत, फोक सॉन्ग्स रिलेटेड टू सीजन, ऋतु संबंधित लोकगीत, फोक सॉन्ग्स रिलेटेड टू सीजन, ऋतु संबंधित लोकगीत। देख मैं बताता हूं, चैत के महीने में गाए तो चैती, भादवे वाले महीने में गाए तो कजली, बोलते कजली तीजन। सर्दियों में गाए तो सियालो, गर्मियों में गाए तो उनालो, बरसात वाले 4 महीने में गाए तो चौमासो। लिख लो, फाल्गुन के अंदर गाए तो फागण। वैसे धमाल में आ जाते हैं पर इधर भी लिख सकते हो आप, वो ऋतु का गीत अपने आप। चैती, कजली, सावन के महीने में गाओ सावन, सावन का महीना पवन करे शोर, शोर नहीं बाबा शोर, इस गीत है ना ऐसा है कोई, बस ऐसे जो भी गीत होंगे वो सारे। बरसात वाले चौमासो, 4 महीने बरसात चलती है तो चौमासा बोलते हैं ना इसको, 4 महीने वाले टाइम को। उतार लिया। और कौन सा रह गया? धार्मिक, अगला लिखो धार्मिक, धार्मिक लोकगीत, रिलीजियस फोक सॉन्ग्स, धार्मिक लोकगीत, लिख लो तेजा, लांगुरिया, 2 तो मैंने लिखवाए हुए आपको, तेजा, लांगुरिया। ये निर्गुण भक्ति के जो गीत होते हैं इनको बोलते हैं हरजस। क्या बोलते हैं? देवताओं के जो गाए जाए वो तो हरजस, और माता जी के जो भजन गाए जाते हैं उनको बोलते हैं चिरजा। क्या बोलते हैं? तो हरजस के आगे लिख लो लोक देवता, और चिरजा के आगे लिख लो लोक देवी। हर जस, हर का मतलब भगवान होता है ना, भगवान के जस गाओ भाई हर जस, माता जी गाए जाए वो चिरजा। कोई पूछ लेगा भाई लोक देवियों के जो गीत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? चिरजा। सबसे लंबी चिरजा कौन सी माता जी की है? जिन माता आपने पढ़िया।
और लास्ट बच गए एक आपके, कौन से बच गए? लिख लो विविध, अगले लिख लो विविध। मिसलेनियस, मिसलेनियस फोक सॉन्ग्स, विविध। जो बच गए वो सारे। इसमें फिर आपने कुछ ही लिखो, इंडोनी, पनियारी, गोरबंद, कांगसियो, कोई 3-4 एग्जांपल लिख लो। उतार ली? ये हो गए भाई आपके जन सामान्य के लोकगीत। दूसरा प्रकार कौन सा था? ऊपर देखो, ऊपर मैंने 3 लिखवाए। दूसरा कौन सा है? व्यवसाय, हेडिंग डालो दूसरा, व्यवसायिक लोकगीत, प्रोफेशनल फोक सॉन्ग्स। कौन से हो गए दूसरे आपके? व्यवसाय। अच्छा, राजतंत्रों का दौर था, राजा महाराजाओं के टाइम में कई ऐसी जातियां तथा जनजातियां थी जिन्होंने इन संगीत को एज ए प्रोफेशन अपना लिया। तो जिन जातियों तथा जनजातियों ने संगीत को एज ए प्रोफेशन अपना लिया था, उनके जो भी गीत गाए गए उनको अपने क्या बोलने लगे? व्यवसाय। क्या बोलने लगे? लिखो, राजतंत्रों के दौर में, ड्यूरिंग मोनार्की, राजतंत्रों के दौर में ड्यूरिंग मोनार्की, कई जातियों तथा जनजातियों ने, सम कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स, कई जातियों तथा जनजातियों ने, सम कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स, कई जातियों तथा जनजातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपना लिया था, एडोप्टेड म्यूजिक एज ए प्रोफेशन। संगीत को व्यवसाय के रूप में अपना लिया था, एडोप्टेड म्यूजिक एज ए प्रोफेशन। संगीत को व्यवसाय के रूप में अपना लिया था, एडोप्टेड म्यूजिक एज ए प्रोफेशन। जैसे कौन कौन से थे, मैं नाम लिखता हूं, इन जातियों के नाम लिखो, जातियां कौन कौन सी है। ये सवाल था एक बार 2012 में। लिखो देख, ये 2012 में क्वेश्चन था, स्टार लगाना इसके। हाँ, 2 बार लिख दिया, एक बार लिख लो, कोई काट दो बस, राजी रहो। और क्या 2 बार है? और भी कुछ 2 बार है? हाँ, बेस्ट। कौन कौन से बताओ देखे? ढोली, मिरासी, जोगी, गंधर्व, कालबेलिया, लंगा, मांगनिया, है ना। 2012 में मेंस में सवाल था, राजस्थान की संगीत जीवी जातियां तथा जनजातियों के नाम बताइए। तो कोई 4 नाम पूछे उन्होंने, तो 4 तो याद रह जाएंगे। अब व्यवसायिक होंगे, प्रोफेशन होंगे, तो उनके अंदर बाद में संगीत वाली चीजें आएगी। वो लोकगीत थे तो वो गीत, लेकिन उनके अंदर बाद में नियम कानून लय ताल सब जुड़ गए अपने आप में, तो इनके अलग अलग राग विकसित हुए, अलग अलग रागों के इन्होंने गीत गाए। तो लिख लो कौन कौन सी राग थी, लिखो विभिन्न राग, वेरियस राग, सोरठ, देश, मांड, पिल्लू, आसावरी। ये अलग अलग संगीत की रागें, आपने डिटेल में नहीं जाना, याद रख लेना 2-4 नाम। सिंधु, मारू, अभी अलग अलग नाम पे। गुजरात में सौराष्ट्र पड़ता है, अपना पार्टी हुआ करता, सौराष्ट्र की राग भी उसका नाम हो गया सोरठ। क्या नाम हो गया? जैसलमेर वाले इलाके को बोलते हैं मांड, मांड की जो भी वो क्या हो गई? मांड। जोधपुर वाले इलाके को बोलते हैं मारवाड़, यहाँ की जो होगी वो होगी मारू। ऐसे सब अलग अलग नाम की हो गई। हाँ, भाट, भाटा,
भाट गीत नहीं गाते, भाट वंशावली लेखन करते थे, वंशावली लिखने का काम करते। हाँ, गांव में आता वंशावली लिखने के लिए, जागा बोलते हैं जिनको अपने भाट बोलते हैं, वो अलग होता है। अच्छा, अब ये जो लास्ट वाली दो राग लिखे मैंने, कौन कौन से, सिंधु और राजतंत्रों के टाइम में युद्ध ज्यादा होते कम होते? युद्धों के टाइम में जो राग बजाई जाती है वो सिंधु और मारू है, तो सिंधु और मारू के कोष्टक बना के अलग से लिख लो, युद्ध के समय की राग, राग ड्यूरिंग बैटल, ड्यूरिंग वॉर्स। तो कोई आपको पूछे कि यदि राजस्थान में किसी स्थान पर सिंधु राग बज रही थी, इसका मतलब उस समय क्या होने वाला है? युद्ध होने वाला। युद्धों के समय जो राग बजाई जाती है वो कौन सी थी? सिंधु राग। तो याद हो गया कौन कौन गाते हैं, वो क्या क्या गाते हैं, वो दो चीजें व्यावसायिक में दो हो गया भाई। जब म्यूजिक एज ए प्रोफेशन बन जाएगा फिर तो आपको थोड़े नियम वगैरह मानने पड़ेंगे। तो उन्होंने अपनी अपनी राग विकसित की, साहब हम फलानी राग में गाएंगे, आप इस राग के अंदर गा लो। तीसरा लास्ट वाला कौन सा बचा? कौन सा गया? रीजनल लिखो, क्षत्रिय। इनको तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन। लिखो, इन लोकगीतों को इन्हें इन गीतों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। ये लिख लो, इन गीतों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। दीज फोक सॉन्ग्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इन गीतों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। दीज सॉन्ग्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इन गीतों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। अब एक एक लिख लेते हैं। अब नाम से पता चलता है क्षत्रिय मतलब क्षत्र विशेष के सुनना। जैसे एक हो जाएंगे मरुस्थलीय, कौन से हो गए? एक हो गए पर्वतीय, एक हो गए मैदानी। कौन कौन से हो गए आपके? हिली, एक तो डेजर्ट में अपने, एक आपके हिली एरियाज के अंदर, एक आपके प्लेन एरिया के अंदर। लिखो, ए बी सी लगा के लिखो। पहला लिखो मरुस्थलीय लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ डेजर्ट, मरुस्थलीय लोकगीत। मरुस्थलीय लोकगीत दो चीज लिखेंगे कि एक तो ये जो मरुस्थल लोकगीत है कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। पहले लिखो क्षेत्र, रीजन, एरिया, कि कौन से एरिया के गीत है ये। लिखो, क्षेत्र तो लिख लोगे, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ये पूरा इधर वाला जो इलाका है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इधर पूरा पश्चिमी राजस्थान खोड़ ही खोड़ पड़ा है। कुछ ही लिखो ना इसमें, क्या है जो आपको तीन चार नाम भले लगे। मरुस्थल वाला इलाका जानते ही हो कौन सा? गीत लिखो आपने, तो गीत कौन से इस इलाके के गीत। ये कोई पूछेगा आपसे, क्षेत्र कोई नहीं पूछे, वो तो मैंने यूं समझने के लिए। कुर्जा, पीपली, रतन राणो, घुघरी, केवड़ा, ये रतन राणा, राणा रतन सिंह अमरकोट का राजा था। अमरकोट पढ़ते हैं अपने, हुमायूं ने सिंध में अमरकोट में शरण ली थी, पढ़ते हैं ऐसा? पाकिस्तान में एक रियासत पड़ती है अमरकोट। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने इसको फांसी लगाई थी। तो इस पर वहां के लोगों ने खूब सारे गीत बनाए। रतन राणा एक कर तो अमराणा घुड़ लो फिर, एक बार रतन राणा वापस हमारे अमरकोट आके जा। रतन राणा के नीचे लिख लो, कभी कोई पूछे दिमाग में, रतन राणा जहां लिखा हुआ उसके नीचे तीर लगा के लिखो, यह है अमरकोट का राणा था, ही वॉज किंग ऑफ अमरकोट। जिसे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने फांसी लगा दी थी। Who was hanged by Britishers in revolt of 1857, जिसे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने फांसी लगा दी थी। Who was hanged by Britishers in revolt of 1857। बाकी कुरजाम पीपली अभी हम आगे और पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। आगे कौन सा आपके? पर्वतीय लिखो, पर्वतीय लोकगीत, फोक सॉन्ग्स ऑफ हिली एरिया। क्षेत्र लिख लो, ये उदयपुर वाली जो साइड पड़ती है अपने, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, और नीचे तक जाओ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये पूरा जो गुजरात के टच करता हुआ जो पहाड़ वाला पूरा इलाका जो है, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर में, जालोर खोड़ है, मरुस्थल है। अच्छा, इधर के पहले गीत लिख लो, कौन कौन से गीत है। और ये आरपीसी का फेवरेट सवाल है पिछले कई सालों से। पटेलिया, ललर, बिछियो, नौसर,
ऊंटा और सवारी, इनके खुद के इधर ऊंट थे नहीं, कहीं गए होंगे, चढ़ गए होंगे। नाव और सवारी, नावें थी इनके, तो झीलें थी तो नावें रही होगी। और कभी कोई ब्याह शादी में जोधपुर साइड, जैसलमेर साइड गए होंगे तो जहाज पे बैठे होंगे। कहा नाव से क्या हो, जहाज में बैठ के देखो। तो ये आरपीएस ने खूब पूछा, पटेला, लालर और बिछियो कौन से क्षेत्र के लोकगीत हैं, या पटेला, लालर तथा बिछियो क्या है। तो फिर वो एग्जाम्पल भी वैसे, ग्रासिया महिला के नाक के 3 आभूषण, बाड़मेर जिले के सुदूरवर्ती 3 गांव, राजस्थान में मूंग की 3 किस्में, और पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले 3 गीत। तो कौन से गाए जाने वाले 3 गीत। अच्छा, पर्वतों में ज्यादातर जनजातियां रही, जनजातियां पहाड़ी क्षेत्र में रही, इसलिए इनमें जनजातीय गीत ज्यादा है। कौन से गीत ज्यादा है, लिख लो, इनमें जनजातीय गीत ज्यादा है। देर आर मोर ट्राइबल सॉन्ग्स इन देम, इनमें जनजातीय गीत ज्यादा है। देर आर मोर ट्राइबल सॉन्ग्स इन देम। जनजातियों में सामूहिकता की भावना खूब होती है, तो एक साथ मिलकर गाए जाने वाले गीत है, यूं सिंगल सिंगल गीत नहीं, अकेला आदमी गाए ना, सामूहिक गीतों का प्रचलन ज्यादा। लिख लो, इस क्षेत्र में सामूहिक गीतों का प्रचलन ज्यादा है। देर आर मोर कम्युनिटी सॉन्ग्स इन दिस एरिया, सामूहिक गीतों की संख्या ज्यादा। देर आर मोर कम्युनिटी सॉन्ग्स इन दिस एरिया, की पूरी कम्युनिटी एक साथ ही गाए, खूब सारे लोग। आगे लिख लो, मैदानी, मैदानी प्लेन एरियाज, फोक सॉन्ग्स ऑफ प्लेन एरियाज, ये अपने जयपुर वाला ये इलाका लिख लो, जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, ये पठारी भाग भी मैदान में गिनते हैं इसमें। जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, भाई वैसे तो पठारी एरिया, पर इस मैदान वाले में गिनते हैं, इसमें लोकगीतों वाले में अपने। यहाँ को वैसे अलग से तो गीत नहीं, पर यहाँ वाले ज्यादातर जो गीत है वो या तो श्रृंगार रस के गीत है। किसके गीत है, श्रृंगार है, सुंदरता का वर्णन, महिलाओं की, उस प्रकार के गीत है। कारण भी है कि मैदान में रहने वाले लोग सुख में रहे हमेशा, फसलें वसलें ठीक होती रही, परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल नहीं रही। आप पहाड़ों में हो तो परिस्थितियां प्रतिकूल है आपके, आप मरुस्थल में बैठे हो तो परिस्थितियां और प्रतिकूल है, तो वहां पर इस प्रकार के गीत आए नहीं। यहां पर आराम से श्रृंगार टाइप वाले गीत है, या भक्ति के गीत ज्यादा है। संत संप्रदाय इस क्षेत्र के अंदर खूब सारे रहे, संत संप्रदाय रहे तो बाद भक्ति वाले गीत भी लिख लो। प्रमुख गीत श्रृंगार तथा भक्ति रस से संबंधित गीत, सॉन्ग्स रिलेटेड टू श्रृंगार रस एंड भक्ति रस, श्रृंगार तथा भक्ति रस से संबंधित गीत, सॉन्ग्स रिलेटेड टू श्रृंगार एंड भक्ति। ये भी देखो, यूं लिखना नहीं, सुनो, मरुस्थल वाले गीत और मैदान वाले गीतों में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। जो मैदान वाले गीतों के लो पिच पे गाए जाएंगे, मरुस्थल वाले गीत हाई पिच पे गाए जाएंगे। कारण है मैदानों में जनसंख्या ज्यादा होती है, इसलिए यदि आप जोर जोर से गाओगे लोग डिस्टर्ब होंगे। उधर ना बंदा ना बंदे दी जात, फेंक जहां तक बाला जाए, है जैसे जो गाना है वो गाओ। इसलिए मरुस्थल वाले सारे गीत यदि आप सुनोगे तो, मतलब होली पे जो गीत गाते हैं उनमें पहले टेर भी लेते हैं ना, तो वही खूब है ना। तो मुझे याद है वो होली पे गीत गाते, लक्ष्मण को बाण लगता है, लक्ष्मण को बाण लग जाता है तो हनुमान जी की संजीवनी बूटी, तो जो जोर से हे खूब यूं लिच्छमण, तो लिच्छमण को भी लंबा सा खींचते, लग गया बाण शक्ति, ऐसे शक्ति का बाण लग गया, तो वो खूब लंबा 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 बोला करते। और ये अपने केवल गीतों में नहीं, बेसिक पश्चिमी राजस्थान का आदमी बोलेगा भी तो बहुत धीमे बोलेगा और वाक्यों को खींच के बोलेगा। ठहराव, वो अलग सा उसके ठहराव दिखाई देगा एकदम। जबकि जितना पानी के पास का बंदा होगा, जहां आपके आसपास में पानी ज्यादा है, वो जल्दी जल्दी बोलेगा, है ना। तो उसकी यूं भाषा, आप डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये जो वागड़ी है, इस वागड़ी को सुनो कभी, तो वागड़ी ये बोलेंगे तो यूं लगता है जैसे मटका है, मटके में कंकर डाल दिए और हिला दिया, हाँ, जल 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 जल्दी यूं बोल जाएंगे। और ये अपने यूं एकदम धीरजाई धीरजाई। और जोधपुर में अपने बहुत अच्छे एक राइटर है जहूर खान मेहर, तो मैं जहूर साहब से एक बार मिलने के लिए गया हुआ था, तो यूं उनसे बातें लग गया मैं। तो मैंने सर ये क्या कारण है, वो यूं बातों बातों में लाए, यार देख अपने है ना कितने यूं ठहराव के साथ बोलते हैं। जबकि उन्होंने मुझे कन्नड़ वाला ने एग्जांपल दिया कि तू कभी कन्नड़, तमिल, तेलुगु ये भाषा सुन, और ये कितना जल्दी जल्दी बोलते हैं यार साउथ वाले, लेकिन अपने कितना ठहराव सा है। तो मैं सर कैसे, तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे कोई एक वो होता है, वोकल कॉर्ड होता है, तो जो वोकल कॉर्ड जहां से अपने बोलते हैं, तो जो पानी के पास में रहेंगे उनका वोकल कॉर्ड बहुत चिकना सा रहता है ना, वो ह्यूमिडिटी की वजह से वहां, तो इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी यूं कर जाता है अपने, तो आप आवाज भी जल्दी निकाल लेते हो। अपने वोकल कॉर्ड सूखा होता है, तो वोकल कॉर्ड सूखा, इसलिए अपने को धीरे 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 जल्दी वो आपके चिपकता
और निकलता नहीं है, तो फिर आपको धीमे धीमे बोलना पड़ता है। तो वो फिर एग्जाम्पल दे रहे थे कि अपने तो तू और महिलाओं की बातें और सुन, फिर अपने पास टाइम भी खूब सारा था, भाई काम क्या था, तो आराम से धीमे धीमे बोलो, उनके काम था फटाफट बात कर फिर आगे काम कर। अपने को महिलाएं आपस में एक दूसरे से बात करके डावड़ो, वो डावड़ो में खींचेगी लंबा सा, मारा रामुड़ा का पापा, है ना। तो एक अलग ही वो है। तो मरुस्थल और मैदान वालों में बेसिक फर्क होता है। तो लोकगीत कितने भागों में बांटे जा सकते हैं? 3। पहले कौन से? जन सामान्य, वो कितने भागों में हो सकते हैं? 5। कौन कौन से? संस्कार मतलब शादी ब्याह, उसके बाद दूसरा त्योहार मतलब होली दिवाली, उसके बाद ऋतु मतलब सर्दी गर्मी, उसके मतलब धार्मिक देवी देवता, और बच गए वो सारे व्यवसायिक। 2 याद रखना है। कुछ जातियां हैं, उन जातियों की राग है, कुछ जातियां जिन्होंने व्यवसाय अपनाए, और वो कुछ राग है जो प्रोफेशनली गाई गई अपने यहां पर। और तीसरा आपके रीजन विशेष वाले, मरुस्थल का, पहाड़ का, मैदान। बस वो ध्यान रखना। राजस्थान को बेसिकली अपने 4 में बांटे, पठार और होता है अपने, पर पठार मैदान में आ गया। पठार अपने किस में मान लिया? भाई कोटा बूंदी वाला हाड़ोती का पठार है, पर हाड़ोती का पठार भाई वैसे पठार भी होता है तो समतल होता है ना, खेती वेती अच्छी हो जाती थी। ये वो इलाके जहां पे खेती अच्छी हुआ करती थी, तो वो मैदानी इलाके हैं। मरुस्थल हो गया आपके, रेगिस्तान समझ में आ गई। पहाड़ है तो पहाड़ी जो क्षेत्र था, पहाड़ों में जनजातियां ज्यादा। अब कोई पूछे कि जनजातियों का अधिकतर गीत कौन से क्षेत्र में गाए गए? पहाड़ी क्षेत्र में, पल्ले पड़ जाएगी। अब मैं मुख्य मुख्य गीत बता दूं कौन कौन से, लिखो। प्रमुख लोकगीत, प्रोमिनेंट फोक सॉन्ग्स, थोड़े से पढ़ लेते हैं मुख्य मुख्य से नाम। यूं वैसे आते ही आपको, और मैं थोड़ी थोड़ी और बता देता हूं। देखो, केसरिया पालम, केसरिया पालम, ये अपना राज्य गीत है। कैसा गीत है? लिखो, यह राजस्थान का राज्य गीत है। इट इज स्टेट सॉन्ग ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का राज्य गीत है, जो कि मांड गायन शैली में गाया जाता है। अभी तो गायन शैली मैंने एक मांड लिखवाई थी आपको, जो कि मांड गायन शैली में गाया जाता है, विच इज संग इन मांड म्यूजिक स्टाइल। जो कि मांड गायन शैली में गाया जाता है, विच इज संग इन मांड म्यूजिक स्टाइल। यह राजस्थान का राज्य गीत है। इट इज ए स्टेट सॉन्ग ऑफ राजस्थान, जो कि मांड गायन शैली में गाया जाता है, विच इज संग इन मांड म्यूजिक स्टाइल। कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड शैली में गाया जाता है। बालम का मतलब पति। बालम का मतलब क्या होता है? केसरिया, मतलब दूल्हा बनता है तो केसरिया सापेन बनता है, तो अपने केसरिया बालम ही बोला करते थे पति के लिए। सिंपल सा गीत है। मैंने कभी पहले भी ये बात बताई होगी कि पहले अपने यहाँ खाने के दाने कम ही थे, तो आदमी ब्याह के बाद में कमाने के लिए बाहर जाया करता था। तो बंदा कमाने के लिए कहां चला गया? बाहर। अब तो फिर लुगाइयां पीछे बैठे बैठे गीत ही गाए, और तो क्या करे। तो वो गीत गा रही है, केसरिया बालम आओ ने पधारे हमारे देश की। वाह, खूब दिन हो गए, अब तो प्लीज आओ, कमा को लिया आपने। तो परदेश गए पति को पत्नी वापस बुलाती है। वो जो गीत है, वो गीत कौन सा है? देख लो। इसमें पत्नी प्रदेश से अपने पति को वापस बुलाती है, या इसमें पत्नी प्रदेश गए पति को वापस बुलाती है। वाइफ कॉल्स बैक हर हस्बैंड, यही लिखोगे और तो क्या लिखोगे? फ्रॉम प्रदेश। और अपने इसको इंग्लिश में प्रदेश को प्रदेश लिखना, फॉरेन कंट्री मत कर लेना, क्योंकि अपने प्रदेश का मतलब मालवा था। फ्रॉम प्रदेश का मतलब दूसरा देश, फ्रॉम प्रदेश। इसमें पत्नी अपने प्रदेश गए पति को वापस बुलाती। वाइफ कॉल्स बैक हर हस्बैंड फ्रॉम प्रदेश इन इट। तो ये गीत कौन सा हो गया अपना? केसर। और देखो कितना हिट, अब राज्य गीत अपने आप बन गया कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके पधारो हमारा देश बोल दो, तो समझ में आता है बंदा कहां का है। कई बार बॉलीवुड की मूवी में सीन आता है कि कैमरा घूमते होटल का सीन, और होटल के केवल ऊपर लिखा हुआ है पधारो हमारे देश। पता चलता है कि अपहरण करके कहां लेके गए, गुंडो वुंडो में। वैसा कोई सीन आता ना, या भाई हीरो हीरोइन कहीं पर पहुंचे, तब कहां पहुंचे? राजस्थान। और अपना दिमाग अगले पल इमेजिन करता है कि ऊपर आपने नाम दिखा दिया पधारो हमारे देश, अब नीचे 2 मूंछों वाले अंकल खड़े होंगे, है ना, साफे वापे बंधे हुए, हाथ में कोई भला वाला तलवार उलवार ली, वैसे खड़े रहेंगे। तो ये राजस्थान का ट्रेंड मार्क बन गया कि भाई नहीं ये हमारा है। इसलिए अपना तो जो पर्यटन विभाग है, उस पर्यटन विभाग का लोगो ही है पधारो हमारे देश। क्या है? पधारो। टूरिज्म डिपार्टमेंट का वो जो लोगो, उसके नीचे लिखा हुआ है कि पधारो हमारे देश। बीच में बीजेपी वाली गवर्नमेंट ने चेंज किया था, जाने क्या दिख जाए, जाने। पर उससे फील थोड़ी आता है यार, उससे ये थोड़ी लगता है राजस्थान का। हाँ, वो कहने की बात ये थी कि भाई हमारे राजस्थान में तो हर चीज देखने लायक है ना, कि भाई को केरल जाए तो केरल क्यों जाए? कि भाई बीच देखने। कोई भाई उत्तराखंड और हिमाचल जाए क्यों? देखने के पहाड़ देखने। राजस्थान में हमारे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ हमारे भाई आपको टेंपल देखने हैं तो आप राजस्थान आ सकते हो, आपको किले देखने हैं तो आप राजस्थान आ सकते हो, आपको मरुस्थल देखना है तो राजस्थान आ सकते हो, आपको माउंट आबू पहाड़ देखने हैं तो आप राजस्थान आ सकते हो। सब प्रकार की चीजें। तो उनका कहने का मतलब था कि आपको चलते चलते कुछ भी दिख सकता है, जाने क्या दिख। पर वो फील नहीं देता, जो फील किस में आता है? हमारे पधारो हमारे देश। अगला गीत लिखो, कुर्जा। कौन सा गीत है? कुर्जा।
कुर्जा पक्षी होता है, बाहर से आता था साइबेरिया से। कहां से आता था? साइबेरियन क्रेन हुआ करते, साइबेरियन जो पक्षी हुआ करते, वो अपने लोकल लैंग्वेज में अपने उनको क्या बोले लगे? कुर्ज। अपने वालों को ये पता था ये पक्षी अपना नहीं है, बाहर से आता है, पर अपने वालों को ये नहीं पता था कि ज्यादा बाहर से आता है, प्रदेश से आता है। प्रदेश से मतलब जहां पति कमाने के लिए गया वहां आता है। इसलिए पत्नी अपने पति के पास संदेश भेजती है, किसके माध्यम से? उस टाइम का व्हाट्सएप है, देखो। पत्नी कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। वाइफ सेंड्स मैसेज बाय कुर्जा बर्ड। पत्नी कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। वाइफ सेंड्स मैसेज बाय कुर्जा बर्ड। अगला गीत लिखो, सुवटियो। सुबह होता तोता, सुबह किसको कहते हैं? तोता। तो सामान्य महिलाएं तो अपने पति के पास संदेश भेजने के लिए किसका प्रयोग करें? कुर्जा। भील महिलाओं ने कहा ना, नहीं साहब, व्हाट्सएप नहीं, सिग्नल, प्राइवेसी मैटर्स लिखा। भील महिलाएं तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। व्हाट्सएप बीच में पढ़ लेता है मैसेज। भील महिलाएं तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। भील वुमन सेंड्स मैसेज बाय पैरेट। तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है। तीनों सारे वीर गीत है राजस्थान में। मिलन के गीत होते ही नहीं राजस्थान में, कहां मिलते? अलग अलग ही रहते, कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता। तो अपने सारे वैसे वैसे गीत। तो कौन से हो गए? दो कुर्जा और एक दूसरा कौन सा हो गया आपके? हाँ, तो वो कुर्जा भी आप सुनोगे तो वैसे आएगा, उड़ती कुर्जलियां संदेशों हमारी लेती जाई जेरे, है ना, कि उड़ती हुई कुर्जा मेरा क्या लेके जाना। आप सुवटिया भी कभी सुनोगे तो ये आएगा, उडियो उडियो डोडो डोडो जाए मारो सुवटियो। सुवटियो तो हमारे छोटी ननंद को वीर, कि जैसे मेरे देवर के समान है। भाई मैं देवर के माध्यम से मैसेज भेजती, सुआ तू मेरे देवर के समान है, तू मेरा मैसेज वहां तक पहुंचा। कोई जो दाना जाइए तो सुआ यूं कही जे, यदि तू जोधपुर जाए तो मेरे पति के पास संदेश ये देना, तारा गोरी धरने चूनड़ी रो चावराज, कि तुम्हारी पत्नी को किसका चाव है? चूनड़ी का। तो मेरे लिए क्या लेके आए? चूनड़ी। हम आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान में चूनड़ी प्रिंट सबसे अधिक कहां फेमस है? जोधपुर। तो उनको गीतों में भी पता था कि चूनड़ी का प्रिंट अच्छा मिलेगा तो कहां पर मिलेगा? जोधपुर। इसलिए किसके माध्यम से मैसेज किए? सुवटी के माध्यम से। अगला गीत लिखो, मोरियो। मोरिया अच्छो बोलियो रे ढलती रात ने, मोरिया पीयू पीयू की बोली छोड़ दे। ये कोई ऐसी लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत है जिसकी सगाई होगी पर शादी नहीं हुई। वो बेटी बेटी बाद में क्या गए आपके? देखो, यह है गीत उस लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन शादी होना बाकी, विवाह होना बाकी। हिंदी में लिख लेना रहा, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती ऐसे, अंग्रेजी वालों को आए तो लिख लेना, नहीं तो हिंदी में लिख लो। ऐसी लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत है जिसकी सगाई हो चुकी है, हु इज एंगेज्ड बट डोंट गेट मैरी। जो भी लिखना ऐसा लिख लो, लेकिन शादी होना बाकी है। मोर क्या होता है? बरसात के दिनों में पीऊ पीऊ बोलता है, पानी के लिए, बरसात के लिए बोलता है कि है बारिश तू बरस तो मैं पानी पीऊंगा। और वो कह रही है कि तू पीऊ पीऊ बोलता है तो मुझे पिया की याद आती है, चलिए प्लीज ये बोलना बंद कर। और बोलता भी गलत टाइम है, ढलती रात में। अब वापस नींद कैसे आएगी, इसलिए मत बोला कर तू ये जो। जल्ला सही में नहीं लिखवाया था मैंने, हिस्ट्री लिखो जल्ला। जल्ला, ये इस बार तो ऑप्शन था, क्वेश्चन का ऑप्शन ये जल्ला ही था। महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती तब ये गीत गाती। डेरा तो समझते हो, जहां पे बारात रुकती है आके, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। और भाई साहब डेरे कहां थे? हाँ, डेरे वही हुआ करते थे, सरकारी स्कूल में डेरे थे। वरना मैं लिखवाता हूं कि बारात का डेरा जानते हो? हाँ हम डेरा जानते हैं। मैं तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? डेरा मतलब स्कूल गांव वाली। लिखो, महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय यह गीत गाती। विमेन सिंग दिस सॉन्ग व्हेन दे यूज्ड टू विजिट कैंप ऑफ बारात। महिलाएं, यही लिखना पड़ेगा भाई साहब, आंग्ल भाषा का प्रयोग ऐसे ही करना पड़े। भाई मुझे तो हमेशा यही अजीब लगता है कि इसको हिंदी में लिखवाना पड़ता है। डेरान ये शब्द अब हिंदी में लिखो, जबकि अपने मारवाड़ी के शब्द होने तो मारवाड़ी में चाहिए, फिर इनकी अंग्रेजी और करो, आदमी डफा चुक हो जाए। लिखो, क्या लिखा? महिलाएं बारात का डेरे देखने जाते समय क्या लिखेगी आगे? पानी भरकर लाती है। गीत पढ़ रहे हैं तो गीत गाती है, ये लिखेगी। इसमें मेरी तरफ देख रहे हो, बोल आगे गीत गाती है।
विमन सिंह दिस सॉन्ग व्हेन दे यूज्ड टू वॉच कैंप ऑफ बारात। तो वो गीत कौन से होते हैं आपके? जल। लिखो बदावा। किसी शुभ काम के पूरा होने पर जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या बोलते हैं? जब भाई शादी का कार्यक्रम में कंप्लीट हो गया तो क्या गाएंगे? बताओ। गृह प्रवेश न्यांगल, न्यांगल बोलते हैं। न्यांगल का कार्यक्रम था वो कंप्लीट हो गया तो क्या गाएंगे? बधावा। बच्चा वगैरह पैदा होता है उसका जो फंक्शन वगैरह होता है वो कंप्लीट हो गया, जो सबसे लास्ट में गीत गाया जाएगा वो गीत कौन सा होगा? देखो, किसी शुभ काम के पूरा होने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज सung ऑन एनी ऑस्पिशियस वर्क इज एंडेड। किसी शुभ काम के पूरा होने पर यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज सung व्हेन एनी ऑस्पिशियस या होली वर्क इज एंडेड। पवित्र काम के, शुभ काम के पूरा होने पर यह गीत गाया जाता है। कभी नोटिस किया करो कि गांव के अंदर बीन वाली जब गाड़ी वापस आती है ना, बीन वाली गाड़ी में बीननी आई जब, तो एक बंदा गाड़ी से उतर के भाग के से अंदर जाता है। अब अगर बीननी बधार लो, बीननी बधार लो, तो बधारले वाले जो गीत होते हैं वो सारे कौन से हैं? आगे लिखो कामण। कामण, कामण, कामण वैसे एक संस्कृत के या हिंदी के शब्द से बना है कामिनी। कामिनी, कामिनी का मतलब होता है सुंदर महिला, भूतनी। कि भाई भूतनियां होती है बहुत ज्यादा सुंदर होती। दुल्हे को भूतनियों से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या बोलते हैं? जादू टोने से बचाने के लिए। किसे बचाने के लिए? देखो, दुल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए। तो काला जादू नहीं कर जाए। दुल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गीत गाए जाते हैं। दीज सॉन्ग्स आर सung टू प्रोटेक्ट ग्रूम फ्रॉम ब्लैक मैजिक। जादू टोने को और क्या कहोगे? हाँ, ब्लैक मैजिक ही है। दुल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए यह गीत गाए जाते हैं। दीज सॉन्ग्स आर सung टू प्रोटेक्ट ग्रूम फ्रॉम ब्लैक मैजिक। लिख, डाकण वाकण मत लिख लेना। अरे तो गांव में यार दुल्हे का कितना ध्यान रखते हैं ज्यादा, है ना? कि भाई बांध बैठ गया, बांध बैठने के बाद पहले तो उसको मतलब स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि तू घर से बाहर नहीं जाएगा, घर से बाहर जाएगा नहीं। फिर यदि घर से बाहर जाए तो चौराहे से नहीं निकलना। फिर यदि चौराहे से भी निकलना पड़ जाए तो वो कटार हमेशा साथ में रखनी, कटार तो खोलनी नहीं है। फिर साथ में नमक रखना है, नमक वगैरह रखते हैं कि भाई ये वो अपने आप में जादू के असर को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो दूल्हे वो तो मुझे वो भाई कितना सोच समझ के बनाया कि यार किसी भी कारण से बीमार ना हो जाए। उनके कहने का मतलब ये था भाई शादी वाले दिन ये बाइकल को दूल्हा बीमार होगा तो ब्याह किसका करके लाओगे? तो ये कहा गया कि भाई दूल्हे को बांध बैठने के बाद कोई काम ही नहीं करना चाहिए घर पे, तो आराम से बैठा रहे। तो इसलिए गांव में कई बार देखते हैं कि मान लो शादी का सामान ला रहे हैं कि सब्जियां उतार रहे हैं, सब्जी वाली गाड़ी है उससे सब्जियां उतार जाए, या चीनी की बोरी उतार रहे हैं। अब चीनी की बोरी उतारने के लिए 4 लोग चाहिए, 3 बंदे हैं वहां पर, एक दूल्हा खड़ा है तो दूल्हा नहीं लगेगा, वो 3 उतारेंगे उसको। दूल्हे के हाथ ही नहीं लगाते उसके। तो गांव में वैसे ट्रेंड बना रखा कि दूल्हा को हाथ नहीं लगवाने। भाई क्यों नहीं लगवाने? यदि दूल्हे ने किसी चीज के हाथ लगा दिए तो वो सामान कम पड़ जाएगा। जैसे मान लो चीनी के हाथ लगा दिया तो फिर मिठाई कम, यदि उसने सब्जी के हाथ लगा दिया तो आपकी सब्जियां कम पड़ जाएगी, आटे के हाथ लगा दिया तो रोटियां कम पड़ जाएगी, बेइज्जती होगी यार फालतू ब्याह में, इसलिए तू हाथ ही मत लगा। कहने का मतलब सिंपल ये था कि आप बोरी बोरी उतारो, पता नहीं धर्म पड़ जाए, कुछ और हो जाए, आप बीमार हो जाओ, लग जाए पैर के हाथ के, इसलिए आप स्वस्थ रहो। भाई आपका ब्याह, आपके पीछे सारे ताम जाम है। तू बीन बनेगा इसलिए मिठाइयां मंगाई जा रही है, तू बीन बनेगा इसलिए सब हो रहा है, तू बीमार हो गया, तेरे कुछ हो गया तो बात ध्यान कौन रखेगा? तो उसको पूरा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उसको जादू टोने से प्रोटेक्ट करने के लिए जो गाए जाते हैं वो कौन से? और फिर वो वैसे गांव में वो कई है तो दूल्हा सज धज के तैयार रहता है, तो भाई फूट रहा आदमी है तो उसके पीछे फूट रही भूतनी हो जाए, है ना? वो रीजन भी माना जाता है। तो फिर दूल्हे का पूरा ध्यान रखते हैं, भाई इसका ध्यान रखो। आगे लिखो सीठने। सीठने, सीठने। महिला हनी सिंह बन जाती है कई बार। शादी में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत लिखो। विवाह में, ड्यूरिंग मैरिज, विवाह में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। विमेन सिंग एब्यूजिव सॉन्ग्स, महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। विमेन सिंग एब्यूजिव सॉन्ग्स। इवन राम जी की जब बारात गई थी मिथिला, तो मां सीता के जो घरवाले थे उन्होंने राम जी को निकाले गालियां। अयोध्या वाले जीते गए थे, सबको गालियां निकाली, दुल्हे को नहीं, बाकी जो साथ में जो बारात होती है उस बारात को गालियां निकालते हैं पूरे। तो मुझे याद है जोधपुर के एक महाराजा थे उमेद सिंह, उमेद सिंह के जो राजकुमार थे हणवंत सिंह, उन हणवंत सिंह की शादी भी गुजरात, गुजरात में एक रियासत पड़ती धरांगधरा। कौन सी रियासत थी? धरांगधरा, झालाओं की रियासत थी। तो ये मारवाड़ वाले यहां से झालाओं की रियासत में शादी करने के लिए गए। वहां गए तो वो बारात पहुंच गई, बारात पहुंचने के बाद में जा रहे हैं भाई, आगे 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 जा रहे हैं सारे। तो उमेद सिंह ने अचानक, वो धरांगधरा के राजा थे, मैं नाम भूल गया, उनको अचानक कहा कि मैं बहुत नाराज हूं आपसे,
और लड़के का बाप का दिन नाराज हो तो बेचारा लड़की वालों को तो हाथ पैर फूल जाएगी, यार पता नहीं क्या गलती होगा, अरे सर क्या गलती। फिर दरांगदरा बेचारी छोटी सी रियासत, मारवाड़ वाली इतनी बड़ी बारात गई हुई, वहां से इतनी बड़ी रियासत की बारात गई हुई, बोलो पता नहीं क्या गलतियां हो गई। सर क्या गलती हो गई, हमसे कोई कमी रहेगी तो बताओ आपके। कहा यार वहां से चलाना शुरू किया था आपने और आपके घर के पास तक पहुंच गए, एक बार भी गालियां नहीं निकाली आपने हमको। तो उनका साहब हमारे गुजरात में रिवाज नहीं है यहाँ पे गालियां, गालियां कड़वी होती है और गुजराती सब मीठे मीठे काम ही करते हैं, दाल में भी चीनी डाल डाल के खाते हैं। तो हमारे तो उनका नहीं निकालो। तो फिर कोई मारवाड़ की महिलाएं होगी, उनको कहा कि भाई तुमके गालियां वालियां आती निकालो, उनको गालियां निकालो। मैं इनका वेरी गुड थैंक यू, अब की बार बात भाई, वरना ये रिश्ते औपचारिक कैसे होंगे, वरना तो तने हुए हैं, दूल्हे का बाप अलग तन के चल रहा है, वरना उधर से 5-7 गालियां पड़े, हंसी मजाक, थोड़ा वातावरण क्या हो जाए, नॉर्मल सा वातावरण नॉर्मल हो जाए। तो ये गालियां क्यों इतनी बुरी बुरी मजाक कर लेते हैं जिसकी हद नहीं, वरना यू वो पीछे गोबर के थापे मारने, उस प्रकार के कई कांड किए जाते हैं एकदम। तो वो जो होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, कई बार महिलाएं वो खाना वाना खाने बैठते हैं तो वो बांध देती है झाड़ू, आप खाना खाने बैठे तो नीचे बैठते, बाजोट बाजोट लगा, कुर्सियों पे तो कोई बिठाया नहीं, नीचे बिठा के, वही कल्चर है तो वैसे बिठाते हैं। अब आप खाना खा रहे हो आराम से, दूल्हे के दोस्तों के साथ और उनके साथ ऐसी मजाक कर ली जाती है और पीछे झाड़ू बांध गई। अब वो बंदा बेचारा हाथ धोने के खड़ा था, झाड़ू चल रही है पीछे पीछे, और फिर वो उधर से वो महिलाएं और वैसे मजाक और करेगी, झाड़ू लगाना कहता है सो को तुम्हारा कमरा ये गंदा हो रखा है, आंगन में भी झाड़ू लगा दो। तो आदमी बेचारे को लगता है कि धरती फट जाए, मंदिर डूबू इसके। तो वो जो गीत गाए जाते हैं वो गीत कौन से होते हैं, ज्यादातर यदि कभी आप नोटिस किया हो तो कि भाई ये कब गाते हैं, ध्यान दिया कभी, नहीं तो भाई बारात वरात वो तो होता ही है उस टाइम, पर उस टाइम कम होता है, फिर भी उस टाइम नहीं होता। आपने नॉर्मली ये मेरा गांव में तब देखा हुआ है कि भाई शाम को बारात गई, शाम को बारात गई तब तो दूल्हे के फेरे वेरे है ना, तो गांव में अभी तक रिवाज है कि दूल्हे के फेरों में दूल्हा अकेला ही आना चाहिए घर के अंदर, यदि कोई और आ गया हम टांगे तोड़ेंगे। तो गांव के अंदर तो अब जाके थोड़े बहुत इस मामले में सभ्य हुए हैं, वरना पहले तो ये था कि गांव में तैयारी करते कि इस बार दूल्हे के जो दोस्त आएंगे उनको कौन पीटेगा, ये 2-4 मुस्टंडे तैयार किए जाते कि दूल्हे के दोस्त आएंगे और दोस्तों आते अपने उनको बैंड बजाना है, और दूल्हे के दोस्त भी यूं कोशिश करते कि हमें अंदर जाना हमें अंदर जाना है, तो कोई एक आधा यूं खार खाए हुआ तैयार रहता, अंदर जाना साइड में आते बाढ़ की तरफ ले जाके इतना पीटा करते थे बुरी तरीके से, तो अंदर जाने नहीं देते, नहीं केवल दूल्हा जाएगा, दूल्हे के अलावा हम किसी को भी अंदर नहीं। पर फिर दूल्हा ही कहता या कोई साथ वाला कहता है भाई दूल्हा तो यार दूल्हा है, ये तो बोलेगा ही नहीं किसी से, ये चुपचाप रहेगा यार, सिंसियर रहेगा, इसको अब कोई चीज भी चाहिए तो किससे मांगेगा। तो बात कहते ठीक है एक बंदा भेज दो, पर वो जो एक बंदा भेजा जाए वो कॉमन रिश्तेदार होना चाहिए, जो हमारा भाई लगे। भाई गांव के अंदर ज्यादातर जो होते हैं वो कॉमन रिश्तेदारियां होती है, वो रिश्तेदारियां कैसी भी कि अपनी बुआ की शादी गांव में की हुई है, बुआ अपने गांव के अंदर अपनी भतीजी को लेगी, तो जो बुआ वाले बेटे ना आएंगे वो तो कॉमन हो गए ना, वो उधर के भाई लगते हैं अपने भी भाई लगते हैं, ऐसे किसी बंदे को आप अंदर भेज दो ताकि वो हमारे वाले से भी यूं परिचित है उधर वाले से भी परिचित है। तो एक आधा आदमी बैठा रहता है, दूल्हा एकदम चुपचाप बैठा रहता है, वो बाद में यूं ऑर्डर बजाता रहता है, दूल्हे कुछ भी चीजें खड़ा होता है दूल्हा तो कभी उसके कपड़े इधर से सेट करता है, दूल्हे को इतना तक होता है तेरे को हंसना भी नहीं है, तो गांव वाले दूल्हों कहते हैं गांव में भी दूल्हा हंस जाता है तो अकाल पड़ता है गांव में। इसलिए आप गांव वाले दूल्हों के कभी भी शादी की एल्बम देखो, हंसी नहीं है भाई साहब, सीरियस भयंकर सीरियस रहता है, कूट के लाए इसको, या कोई कुछ कह दिया ससुराल वालों ने, अब फिर होता क्या अंदर महिलाएं मजाक करती है, खूब सारी महिलाएं मजाक करती, हंसी तो आए यार आदमी को, पर कहा दूल्हा तो हंस गया तो बाद में अकाल पड़ जाएगा, इसलिए दूल्हे को दी जाती है रुमाल, रुमाल लगा लगा के हंस ले बेचारा, खुले आम वो हंसे नहीं सके। कुल मिलाकर उसको संदेश होता है कि आज के बाद तेरी हंसी वैसे भी गायब होने वाली है, इसलिए प्लीज रिहर्सल शुरू कर, आज से कर तू अपने, हंस लिया खूब हंस लिया तू जिंदगी में, अब नहीं हंसेगा आगे। चलो और कौन से गीत लिखो, गौरबंद, ये जो गौरबंद होता है ना, बंद लिखना, आपने बंद बंद बोलते हैं इसको, लिखने में बंद भी लिख लेते हैं पर बंद लिखना ताकि सही दिमाग समझ में आएगा। गौरबंद गौरबंद वास्तव में ऊंट के गले का आभूषण होता है, ऊंट के गले के अंदर लटकाने के लिए आभूषण होता है, शेखावाटी क्षेत्र में यह गीत गाया जाता है। वो गौरबंद जब बनाते हैं उस समय जो गीत गाया जाए उसका नाम ही क्या हो गया, गौरबंद। दो बात लिखो, गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है, गौरबंद इज कैमल स्नेक ऑर्नामेंट, गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है, गौरबंद इज कैमल स्नेक ऑर्नामेंट, गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है। अगली लाइन में लिख लो, यह गीत शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है, दिस सॉन्ग इज संग इन शेखावाटी एरिया, यह गीत शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है, दिस सॉन्ग इज संग इन शेखावाटी एरिया, शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। देखो पावना, पावना दामाद, जब दामाद ससुराल जाता है उस समय जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों क्या बोलते हैं, लिख लो।
दामाद के ससुराल जाने पर गाया जाने वाला गीत। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन सन इन लॉ कम्स इन लॉज हाउस। ससुराल को इन लॉज कहते हैं। दामाद के ससुराल आने पर या जाने पर गाया जाने वाला गीत कुछ लिख लो। दिस सॉन्ग इज संग व्हेन सन इन लॉ कम्स इन लॉज हाउस। ये भी साहब पहले गाया करते थे जी, जब पाहुणे यूं 10 एक साल में एक बार जाते। पहले ससुराल जाने को अच्छा मानते नहीं थे। मतलब यदि किसी आदमी को ससुराल जाना पड़ता तो वो आसपास बताता और नहीं। घर से जब निकलते थे तो पुराने कपड़ों में निकलते, आगे जाकर कपड़े चेंज करते कि लोग मजाक वगैरह कर लिया करते, अच्छा सास रहे। तो यूं ससुराल जाने को बहुत यूं अच्छा माना ही नहीं जाता। ससुराल किस लिए जाना है? तो मान लो लड़की को लेने के लिए जाना है, उसको पहुंचाने के लिए जाना है, तो या तो उसके पीहर वाले आओ, तुम ही लेके जाओ और तुम ही पहुंचा के जाओ, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। या बाद में यदि वो पीहर वाले नहीं आ पा रहे किसी भी रीजन से, तो उसका जो वो लड़की, उसका ससुर, जेठ, देवर, उनमें से कोई चला जाएगा, पति नहीं। पति का यूं साथ में जाना बहुत अजीब सा ही मना करते थे। नहीं नहीं, पति कभी कोई शादी ब्याह हो तब उनके अंदर जाए, तो कभी शादी ब्याह कोई 5-7 साल में एक बार होता तब जाता, तब बाद में। अब इतने सालों में गया तब तो जमाई की खातरी हो, फिर तो जमाई का पूरा ध्यान रखा जाए, और फिर उसको कई आइटम और लेके जाने पड़ते हैं अपने साथ में। पहले जमाई जब गांव से जाते हैं अपने ससुराल तो साथ में 5-6 किलो होते खोपरे। खोपरे समझते हो? नारियल 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 है ना, जो हाँ ना सूखे हुए जो अपने खोपरे लेके जाओ, खूब सारे लेके जाने पड़ते। 50 से मखाने, किरचे, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, भगवान जाने क्या क्या। और हर आदमी मिलता हुआ कहता अच्छा लो तो जमाई साहब सिगरेट तो पिलाओ, बीड़ी तो पिलाओ, और उसको बेचारे को निकाल निकाल के पिलानी और पड़ती। तो इन चीजों को खूब ध्यान रखते। तो बाद में पाहुणा जब 10 एक साल में एक बार गया तो बाद में पूरा गांव की महिलाएं इकट्ठी होती, उसके गीत गाती बात कि नहीं भाई पाहुणा है, इनका कोड किया जाए, लाड किया जाए। अब पाहुणा हर तीसरे दिन चला जाता है। पहले घर के बाहर बैठा रहता था, घर के अंदर एंट्री नहीं है, घर के बाहर ही बैठा रहेगा। अंदर लेके जाते, महिलाओं से बातचीत के लिए लेके जाते, पर बीच में पर्दा तानते, इधर महिलाएं बैठती, इधर उसको बिठाते, और महिलाएं उधर से समाचार पूछती, आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है, आपकी फसल कैसी हुई थी इस बार, दूध ढीणा किस चीज का आपके, वो समाचार पूछ के उधर से बाहर आ जाता। अब वो रसोई में सासू के साथ ही खड़ा रहता है। तो सासू का है, पाहुणे का है उसके। मुझे लगती है 2-3 बार के बाद में सासू कह देती होगी भाई खाली क्यों खड़े, लहसुन तो छोल। तो लड़कों इस मामले में भी इज्जत को बनाए रखना है। साल में एक बार नहीं, हाँ 10 एक साल में एक बार जाना है। यूं हर तीसरे दिन जा खड़े हो गए तो जो जवाई नाम के व्यक्ति की आपने कदर घटाई है इन दिनों के अंदर, इस कदर को वापस ऊंचा लेके आना है। इसलिए डेली डेली ससुराल नहीं जाना है। ऐसे कोई बात नहीं करेगा। तो पावना पावना कौन से गीत होते हैं जब दामाद कहां जाता है? ससुराल। अगला लिखो, ओलू। मतलब यूं हंसता हुआ आपको अच्छा नहीं लगता ना? ओलू या लिखो, कोयल। लड़की की विदाई के समय जो गीत गाए जाए वो कौन से होते हैं? ओलू का मतलब होता है याद, याद में ना, भाई तेरी याद आएगी मैं तेरे जाने के बाद। कोयल तो गीत के बोल ऐसे, कोयल बाई सिद्ध चलिया। तो लिखो, लड़की की विदाई के समय यह गीत गाया जाता है। दिस सॉन्ग इज संग ऑन विदाई ऑफ गर्ल। विदाई को विदाई लिखना, फेयरवेल मत कर लेना। आप क्यों फेयरवेल पार्टियां याद रही हो? लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत, दिस सॉन्ग इज संग ऑन विदाई ऑफ ए गर्ल। और ये भी पहले गाते थे जब विदाई के टाइम लड़कियां रोया करती थी। आजकल क्या रोए? आजकल रोती नहीं है, रोती नहीं तो बाद में काय की कोयल गानी है। पहले रोया करती थी तो उनकी कोयल भी गानी पड़ती। अब रोती है? नहीं नहीं, अब रोए तो मेकअप खराब हो जाए वैसा। घंटे 3 लगे थे ऐसे। भाई पहले कारण था रोने का कि भाई 15-16 साल की बच्चियों की शादी करते, हाईएस्ट उम्र थी 15-16 साल। उस उम्र में आपकी शादी की जा रही है। फिर जो बंदे आपका पति या ससुराल वालों में से आप किसी को नहीं जानते, तो वो तो बेचारी मुझे लगता है इसलिए रोती होगी कि डाकी है कौन, किनके साथ भेज रहे हो मुझे। अब आप सबको तो जानते हो, फोन पे बातचीत होती है, मिलते भी हैं, जानते भी है सब तरीके से, तो रोना किस बात का है? पहले स्वाभाविक रोना आया करता था, यार नए लोगों के बीच में अचानक आप ऐसे मुझे निकाल के भेज रहे हो, तो रोना भी आता था। तो अब बाद में ये चीजें जब इजी हो गया थोड़ा सा वातावरण, तो अपने आप में रोना क्या हो गया बंद। फिर भी लड़कियां थोड़ा थोड़ा यूं करती तो है, नाटक कर लेती है, क्योंकि लड़कियों को भगवान ने ये एक अलग क्षमता दी है कि वो रो भी सकती है और रोने का नाटक भी कर सकती है। और महिलाओं के रोने वाला नाटक देखना हो तो तब देखा जाए जब वो दूर दराज का रिश्तेदार मरे। भाई नजदीक में तो क्या किसी की डेथ होती है ना तो सबको रोना आता है, क्या पुरुष और क्या महिला। ठीक है भाई, महिला सबके सामने रो, लेकिन पुरुषों के वातावरण ऐसा बना दिया भाई पुरुष रोता नहीं है, तो वो बेचारा अकेला रोए, रात को सोते टाइम बोले तकिया मुंह में डाल के रोए, पर रोना आता है, ये स्वाभाविक बात है। आपके घर में किसी की डेथ हो जाए तो नॉर्मल सा रहता ही हो, तो वो तो आए, पर महिलाओं को भगवान ने अलग क्षमता दी।
जैसे मतलब अपने बुआ की सासू मर गई, तो भाई बुआ की सासू में अपने किस बात का दुख है? अपने तो राजी है कि बुआ का प्रमोशन है। भाई घर में पावर बढ़ी है बुआ जी की, अपने क्यों इसमें हो? तो अब उसमें बैठने के लिए यूं जाया करते। तो अब तो गाड़ियां आ गई जी, पहले गाड़ियां हुआ नहीं करती, गाड़ियां तो बसों में बैठ बैठ के जाया करते। तो जैसे मान लो पति पत्नी को जाना है, तो अब वो गांव में फिर वो रिवाज और कि आप पहली बात तो बस में भी दोनों एक सीट पे नहीं बैठोगे, महिला आगे तो पति पीछे, पति आगे तो महिला पीछे। इसलिए गांव वाली बसों में ज्यादातर जो कंडक्टर का किराया होता है ऐसे होता है कि दो पीछे से दिया तो दो। किसी महिला से किराया मांग लिया तो बोलती तो है नहीं, इस तरह कहते ला रहे मांग लीजिए आपने। तो आप पहली बात तो वो बस में ही साथ में नहीं बैठ सकते आप, बाद में आप उतर गए, उतरने के बाद में और आपको आगे पीछे चलना पड़ेगा, आप एक साथ चल भी नहीं सकते। मतलब यूं 10-15 कदम का गैप होना चाहिए, पति थोड़ा आगे चले पत्नी थोड़ी पीछे चले, या जो भी देवर साथ में तो देवर आगे चले आप थोड़ा पीछे चलो। तो अब वो महिला पूछती है भाई कहाँ है घर, घूंघट घूंघट निकाल के चलना पड़ता है। तो वो कह देता है पति जैसे साथ में तो कह देता है भाई घर थोड़ा दूर है। भाई अपने ज्यादातर गांव में सड़क बाहर से निकलती है, पहले गांव वाले गांव के अंदर से सड़क जाने नहीं देते, विरोध कर दिया करते। वह सड़क कह दी हमारे गांव के अंदर से गई तो बस निकलेगी, बस में ऊपर लोग बैठे रहेंगे, ऊपर लोग बैठे रहेंगे तो घरों के अंदर देखा जा सकता है, प्राइवेसी मैटर करती है अपने आप। तो बाहर हमारी महिलाएं घूंघट के बिना रहती है, कोई छत के ऊपर से कैसे देखे, तो बाहर से निकलो। तो गांव के ज्यादातर बाहर से जाती है। तो वो पत्नी पूछती भाई कितना दूर घर है, तो कहते अभी दूर है, चल अपने आराम से चल, और जब घर पास में आएगा तब मैं बता दूंगा। अब महिला जब वहां तक चल रही तो दुख तो उसके है नहीं, तो आराम से अपने गीत वीत गाती हुई चल रही है, कोई लोड ही नहीं है, आराम से धीरे धीरे चल रही है। अब वो जैसे ही घर आने वाला होता था, आदमी को पता था घर आने वाला, तो वो करता तो उसका मतलब होता है कि आपका समय शुरू होता है। और भाई रे महिला अचानक ट्यून चेंज करती है, मतलब दीदी तेरा देवर दीवाना से, और कहीं तो जोर जोर से रोती है, डहा डहा करके। और मुझे उससे भी भयंकर ये लगता है कि भाई कौन आ रही है, कौन महिला जिसका पुरुष रूप में जन्म हो गया है। महिलाओं के इतने ज्यादा विकसित गुण किसमें है? तो अब उससे भी, अब बाहर कोई बंदा बैठा ना, उसको ये लगता है कि ये जो अभी अभी रोते हुए गुस्सी है, इसके सब एक खास था अंदर वाला, क्योंकि उसका कुछ ही नहीं लगता। गाय के भैंस लगे तो वो उसके कुछ लगे। उससे भी भयंकर है क्यों, अंदर जाके रोती रोती जाती, रो नहीं रही वो, मतलब ये जोर जोर से बोकड़े मार रही है, रोना का है। अंदर जो महिलाएं बैठी है उनको भी पता कि नहीं रो रही, क्योंकि वो भी तो वैसे ही आई थी, उसके बावजूद उसको चुप कराती, ना ना भाई ना। आसिब है तो जासीर है, विधाता घर का लेख लिखियोड़ा है, नहीं नहीं रोनो नहीं भाई, रोनो नहीं रोनो। और मतलब आधे एक सेकंड, मतलब 30 एक सेकंड, मतलब आधे एक मिनट ऐसे करो, इतने वो चुप हो जाती है। मैं कहता हूं यदि एक्चुअल में आपको रोना है तो 5 मिनट तक रोना रुके नहीं, है ना। वो यू आपका जो स्वर जो होता है उसमें आरोह है अवरोह रहता है, ऊपर नीचे ऊपर, हिचकियां सुबकियां वो भयंकर तरीके से आपको आएगी, आप रोना रोक ही नहीं सकते, अचानक ब्रेक नहीं लगते रोने में। आप रो रहे थे आप अचानक चुप हो गए, ऐसा होता ही नहीं है। वो महिलाएं ये होती है वो अचानक रोती, अचानक चुप होती। और इतना मैं घर में भी सबको समझाया होता है, जैसे ही गई रोई, वो कोई आई महिला, कोई बूढ़ी ठाड़ी महिला सिर पे हाथ बैठी, भाई ना 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 ना, अरे रो ना, दुख ना करो। इतने में कोई ना कोई लड़का वहां घूमते रहते, टाबर घूमते रहते, वो चाय पानी कोई ना कोई लेके आ जाते हैं, और लो लो चाय, लो लो भी चाय पियो, चाय पियो, और हाथों हाथ, मतलब 5 मिनट थोड़ा 2 मिनट बात अपने पड़ोसन से वैसे बात करती है, थे चूड़ो कितम ले आ। हाँ पोशाक नहीं आई दिखे, हालात बदल गए, जज्बात कैसे कैसे किया जा सकता है। इसलिए लड़कियों तुम एक चीज की हमेशा समर्थक रहा करो कि घूंघट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन घूंघट खत्म हो गए ना, तुम्हारी इस कला का पता चल जाएगा लोगों। ये जो घूंघट की आड़ में पाप हुआ ना, ये इधर किसी के यूं फालतू में रो लिया गया, मुझे लगता है इसने घूंघट खत्म कर दिया, बिना घूंघट वाले तो कैसे रोती होगी। तो अभी भी गांव में इसको रोना नहीं बोलते, इसको कहते हैं पल्लो लेनो, रोना बोलती नहीं है, कि वो पल्ला ही लेती है वास्तव में, घूंघट निकाला और घूंघट निकाल के अपना एक्टिंग जो करनी हो कर लिया जाए, तो बोलते हैं भाई पल्लो लेनो पड़सी, पल्लो तो पल्ला ले लिया, ठीक है, वो कल पढ़ेंगे परसों।